हाल चाल है 11th वालों। स्वागत है आप सभी का। आशु गए 11th एंड 12th पे और आज हमारे डे 2 में हम लोग शुरू और खत्म करने वाले हैं एक धमाकेदार चैप्टर को। चैप्टर का नाम आप सबको पता है, हाइड्रोकार्बन्स। हमने डे 1 में पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक वीडियो में शूट किया, कुछ होमवर्क भी दिया। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में अभी इसी वक्त लिखो कि होमवर्क कर लिया कि नहीं और वो सेशन देखा कि नहीं। नहीं देखा है तो जाओ होमवर्क करो और फिर इस सेशन पे आओ, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक करते हो तो उसके बाद हाइड्रोकार्बन करने का मजा ही कुछ अलग है। और भैया इस सेशन को, धमाकेदार सेशन को शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। और हाँ, सेशन खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे लेक्चर का और सारे लेक्चर का जो यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग जो प्यारी प्यारी पीपीटी या पीडीएफ यहां बना रहे हैं, वो आपको एक नए टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़िया से, प्यारे से, बेहतरीन से हाइड्रोकार्बन चैप्टर को, जिसमें सारी रिएक्शंस आज हम एक वीडियो में कर लेंगे डे 2 में, और ऐसे करके हम डे 5 तक पहुंचेंगे और कंप्लीट केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलिए शुरू करते हैं डे 2 हाइड्रोकार्बन्स। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं और ये ऑर्गेनिक से अलग कैसे, बिकॉज हाइड्रोकार्बन तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जो हमने पहला यानी डे 1 में चैप्टर पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे हमने बेसिक ट्रिक्स, बेसिक टेक्निक्स, बेसिक पढ़ाई को पढ़ा ऑर्गेनिक की। लेकिन यहां पे हम हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर जो डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ही चैप्टर है, फिर 12th में हमारे पास 4-5 चैप्टर हैं, उनके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और देखा जाए तो चौथा आता है साइक्लिक में, बेंजीन के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग एल्केन के बारे में 3 बातें पढ़ने वाले हैं, एल्कीन के बारे में 3 बातें, और एल्काइन के बारे में 3 बातें, और ऐसे ही बेंजीन के बारे में 3 बातें। 3 बातें मतलब हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। अच्छा, इस चैप्टर में नेमिंग भी है, लेकिन मैं नेमिंग नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि नेमिंग अभी हमने कल ही की है बेटा। और अगर आप में से कोई भी वो लेक्चर मैं फिर बोलूंगा नहीं देखा तो देख लो, लेकिन हम इस चैप्टर में नेमिंग को स्किप करेंगे और सीधा आएंगे प्रिपरेशन पे। यानी सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हाउ टू प्रिपेयर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट लेट्स से एल्केन। फिर आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। फिर आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। और हर एक टॉपिक को शुरू करने से पहले किसी में कुछ कुछ हल्का हल्का है, जैसे कि एल्केन में हमें सबसे पहले कॉन्फॉर्मेशंस पढ़ने हैं। एल्कीन में हमें सबसे पहले सिस और ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो कि हमने बात छेड़ी भी थी हल्की सी ऑर्गेनिक में। और ऐसे ही एल्काइन को पढ़ेंगे। चलो लेट्स से अब हम लोग ये कहते हैं कि मान लेते हैं ये लेक्चर अगर 2 घंटे चलेगा, मुझे अभी पता नहीं है, फ्लो की बात है। मान लेते हैं अगर ये 2 घंटे में रिकॉर्ड होता है, तो आप ये मान के चलें कि जो पहला 1 घंटा होगा या पहला 45 मिनट्स होंगे, वो बहुत क्रूशल होने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने पहले 45 मिनट्स में अपना पूरा एफर्ट मारा, तो आगे का जो लेक्चर है वो आपको आसान लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें फ्लो में जाएंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और अब चैप्टर को शुरू करने से पहले आखिरी बात करना चाहूंगा, ये जो चैप्टर अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपको 12th में बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स में बात करने वाले हैं, जैसा कि डिस्कस हुआ, एल्केन्स के बारे में। अगेन बेटा, एल्केन्स का नामकरण सबसे पहले अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे, इनके नामकरण के बारे में आएगा, इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आएगा, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स में सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एल्कीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डेड sp हाइब्रिडाइज यानी लीनियर शेप्ड होते हैं। लेकिन अगर हम एल्केन्स की प्रिपरेशंस पे आए, तो प्रिपरेशन से पहले हमें बात करना होगा कॉन्फॉर्मेशंस के बारे में। कॉन्फॉर्मेशंस क्या होता है? ये आइसोमर जैसा आपको साउंड करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, बट आइसोमर क्या होते थे? जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला होता था लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री। लेकिन कॉन्फॉर्मेशन क्या होते हैं? एक मॉलिक्यूल, एक एल्केन के, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कि मान लो मेरे पास इथेन है, हम लोग इथेन के लिए ही बात करने वाले रेफरेंस में। मान लो मेरे पास इथेन है, अब इथेन में 2 कार्बन होते हैं, तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के फॉर्म, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रहे होते हैं। तो रोटेट होते 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 2 सबसे स्टैंडर्ड रूप बनते हैं, उनको कॉन्फॉर्मेशंस कहते हैं। मैं भी बनाऊंगा, आप समझ जाओगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन्स। इथेन की कॉन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि
इथेन में एक कार्बन ये और एक कार्बन इसके पीछे, ठीक है, एक कार्बन ये है और एक कार्बन इसके पीछे। अब इस वाले कार्बन में यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है और यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है इथेन में। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप मैंने बनाई है केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से। अब अगर इसके पीछे वाला कार्बन के पास भी हाइड्रोजन ऐसे ही है, इसका हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका भी ऊपर है, इसका साइड में तो इसका भी साइड में, और इसका साइड में तो इसका भी साइड में, तो हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है। तो एक रूप तो इसका ये है, लेकिन एक और रूप देखो। अब अगर मैं यहां पे क्या बनाता हूं, कार्बन, और इसका आगे वाला कार्बन है और ये पीछे वाला कार्बन है, थोड़ा इसको नीचे बनाते हैं। ये मेरे पास कार्बन है और ये इसके पीछे वाला कार्बन है। अब इस वाले कार्बन पे यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है। तो मैंने आगे वाले को तो आप देखो सेम बनाया, लेकिन पीछे वाला जो है वो रोटेट कर गया, रोटेट कर गया तो घूम के ये वाला H नीचे आ गया मान लेते हैं, और ये दोनों H चले गए एकदम ऊपर। समझे क्या हुआ, समझे क्या हुआ। अब H के पीछे H नहीं है, पहले H यहां होता था तो इसके पीछे H था, अब H के पीछे H नहीं है। तो ये दो कॉन्फॉर्मेशंस है, कॉन्फॉर्मेशंस मतलब कार्बन के रोटेशन के रिस्पेक्ट से जब स्ट्रक्चर में बदलाव आए। अब ऐसे कॉन्फॉर्मेशन को जिसमें H के पीछे H, H के पीछे H, H के पीछे H आता है, इसे एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एक्लिप्स्ड, इसे एक्लिप्स्ड फॉर्म कहा जाता है। और जब एक के पीछे एक ना आए, इसे स्टैगर्ड कहते हैं, यानी कि फैला हुआ, स्टैगर्ड कहते हैं, ठीक है। अब इसी को बनाने का एक और तरीका है, यह है कॉन्फॉर्मेशन, यह है कॉन्फॉर्मेशन। लेकिन इनको बनाने के, इनको दिखाने के दो तरीके हैं, इनको दिखाने के दो तरीके। एक ये तरीका, इस तरीके को बोलते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, इसको कहा जाता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, है ना। ऐसे दिखाने के तरीके को कहा जाता है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। लेकिन एक और तरीका होता है दिखाने का, और वो होता है सॉ हॉर्स। इसका नाम सॉ हॉर्स क्यों पड़ा, इसके ऊपर एक कहानी है, छोड़ देते हैं अभी हम लोग, अभी हमें पूरा चैप्टर आज खत्म करना है। मैं कभी फुर्सत में इसके ऊपर आपको एक कहानी बताऊंगा। लेकिन सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन यानी हम सेम चीज दोबारा बनाने वाले हैं, लेकिन एक अलग तरीके से बनाने वाले हैं। तो ये तरीका कहता है कि हमारे पास ना ये कार्बन है, ये हमारे पास कौन है भैया, कार्बन है, कार्बन है। और इस कार्बन के इधर ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन के इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसके जो पीछे कार्बन है, जो कि आपको दिख नहीं रहा, इस कार्बन के पीछे कार्बन है, वो तो हमने इसको ऐसे साइड में दिखाया था, बट हम ऐसे देख रहे हैं। तो इस कार्बन के पीछे एक कार्बन होगा जो दिख नहीं रहा होगा, उसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो ऐसे लगे होंगे, यानी हाइड्रोजन एक के पीछे एक है, वो तो हम ऐसे दिखा रहे हैं, एक के पीछे एक हाइड्रोजन है ना। थोड़ा ज्यादा मैंने गैप कर दिया, यानी आपको दिखेंगे नहीं वो, क्योंकि वो इसी के पीछे हैं जस्ट, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन है वो इसी के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, इसी के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है, इसी के जस्ट पीछे हाइड्रोजन है। लेकिन क्या हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे, एक्लिप्स्ड। और वहीं पे अगर पीछे वाला या फिर आगे वाला कोई भी एक रोटेट हो जाए, या तो पीछे वाला या तो आगे वाला कोई भी एक रोटेट हो जाए, रोटेट हो जाए, तो उसमें क्या होगा। अच्छा, आगे वाला लेट से सेम बनाते हैं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही किया था। और अगर मैं इसके पीछे वाले को ड्रॉ करता हूं, तो पीछे वाले में क्या होगा भैया, जो हाइड्रोजन है, ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो कहां आ जाएगा, नीचे। और ये वाला जो हाइड्रोजन है कहां चला जाएगा भैया, साइड में। तो इस तरीके से देखिएगा ना, ये मुझे लगता है बेहतर तरीका है देखने का। मुझे बताइएगा कौन सा वाला प्रोजेक्शन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा वाला प्रोजेक्शन आपको अच्छा लगा, न्यूमैन या फिर सॉ हॉर्स। मुझे सॉ हॉर्स पसंद है, क्योंकि इसमें साफ दिखते हैं हाइड्रोजन अलग अलग। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्या कहलाया जाएगा भैया, स्टैगर्ड। क्या कहलाया जाएगा भैया, स्टैगर्ड। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं कॉन्फॉर्मेशंस को दिखाने के। क्या हम कॉन्फॉर्मेशन इथेन के बजाय प्रोपेन के ही बना सकते हैं? हाँ, अगर मैं प्रोपेन के बनाऊंगा तो बस फर्क क्या होगा, यहां पे कार्बन के साथ CH3 आ जाएगा, 3 कार्बन हो जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, समझो। तो हाँ भाई, प्रोपेन के ही बनाए जा सकते, जो कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। यहां पे CH3 आ जाएगा, यहां पे CH3 आ जाएगा।
लेकिन ध्यान रखना एक्लिप्स का मतलब ग्रहण लगना, एक के ऊपर एक आ गया, स्टैगर्ड का मतलब फैला हुआ। तो मैं आपको कॉन्फर्मेशन ऑफ क्या दे रहा हूं होमवर्क में, प्रोपेन। प्रोपेन से ऊपर नहीं आएगा मुझे लगता है। अब ब्यूटेन आया तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे ना, या तो आप इधर C2H5 ले लोगे या दोनों में CH3 ले लोगे, वैसे आता नहीं है। आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूं, ड्रॉ कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोपेन। आपको प्रोपेन के कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ करने हैं। चलिए ठीक है। अब यहां से मैंने आपको बताया कि चैप्टर का मेन हिस्सा शुरू होता है विच इज प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। अब ये प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स क्या होता है मतलब सबको पता है, एल्केन्स को हम यहां बनाने वाले हैं। 3 फेज में चैप्टर चलेगा, हाउ टू प्रिपेयर, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो भैया यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि आप एक एक रिएक्शन को साइड बाय साइड लिखो। मैं हर एक रिएक्शन का NCERT से स्क्रीनशॉट लाया, और अगर मुझे लगेगा कि यार ये बहुत नहीं है तो मैं, जैसे ये तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, तो मैं साइड बाय साइड उसका एक और वर्जन लिख दूंगा आपको समझाने के लिए, आप उसकी टेंशन मत लो यार, ठीक है। लेकिन अगर जो आप मुझसे पेड बैच में हो तो हम हर एक रिएक्शन को वैसे हाथ से लिखते हैं यार, लेकिन अभी हम लोगों को 2 घंटे के अंदर मुझे लगता है इस वन शॉट को खत्म करना चाहिए, जो कि अपने आप में एक टास्क होगा। वरना तो 2 घंटे में सिर्फ एल्केन की प्रिपरेशन भी ढंग से खत्म नहीं होती है। बट हमारे पास अभी 16 घंटे नहीं है, और 16 घंटे का वन शॉट को यूट्यूब पे देखना भी नहीं चाहता है, मुझे नहीं लगता है ना। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एल्कीन से, हम लोग किसको बनाना चाह रहे हैं, एल्केन्स। तो एल्केन्स को क्या हम एल्कीन से बना सकते हैं, याद करेंगे 10th क्लास हमने पढ़ा हुआ है, इसको बोला गया था हाइड्रोजिनेशन। जहां पे हमारे पास कौन होगा, एल्कीन होगा, उसमें डबल बॉन्ड होगा, हम उसमें हाइड्रोजन डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट आप प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल में से कोई एक लोगे, एनी वन, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक कैटलिस्ट लोगे। कोई एक कैटलिस्ट डालने पे ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी, इससे हमें एल्केन मिल जाएगा। तो कोई भी एल्कीन से कोई भी एल्केन, ये तो एक रेफरेंस दे रखा है, और इस पूरे प्रोसेस को अगर आपको याद हो तो हम हाइड्रोजिनेशन कहते थे। बहुत सिंपल है पहला तरीका। दूसरा तरीका है वुड्स रिएक्शन। अगर आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शंस आती हैं जो किसी के नाम पे होती हैं। इस चैप्टर में भी 4-5 नेम रिएक्शंस हैं। तो वो नेम रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, बोलने की जरूरत नहीं होगी कि जो नेम रिएक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट होती हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती हैं नेम रिएक्शंस। डन है, चलो अब सुनो, वुड्स रिएक्शन जो है वो क्या है। पहली बात तो ये एक नेम रिएक्शन है, इसको मैं यहाँ पे साइड बाय साइड समझाता हूँ, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है CH3Br और मैं इसके अंदर एक और CH3Br डाल दूं, मैंने बस जान के उसको उल्टा करके दिखाया, और अगर मैं इसके अंदर Na डाल दूं, तो आप सब जानते हैं कि जो Na होता है उसको Br से बहुत प्यार होता है। NaBr, NaCl, NaI, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे आयनिक कंपाउंड्स है। तो Na यहां से ना Br को लेके निकल जाता है, और किसका लॉस हो जाता है, NaBr का। अब अगर Na यहां से Br को ले जाएगा तो यहां से अकेला कौन रह जाएगा, CH3, यहां से अकेला कौन रह जाएगा, CH3। तो मजबूरन इनको आपस में बॉन्ड बनाना पड़ता है, और मुबारक हो, क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जहां पे CH3Br Na के साथ रिएक्ट होता है। अब समझने वाली बात क्या है, अगर मैंने यहाँ पे CH3 ना लिया होता, मैंने यहाँ पे C2H5 लिया होता, और अकल लगाओ मैंने यहाँ पे भी C2H, दोनों सेम ले सकते हैं, अब अलग अलग नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम। Na पहले किसी एक एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा, दोनों के साथ, अलग अलग के साथ नहीं। और अगर आपने C2H5 लिया होता तो ये कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे आपको C4H12 मिल जाता, आपको यहाँ पे H10 मिल जाता, यानी कि आपको ब्यूटेन मिल जाता। तो आप जितने भी कार्बन का एल्काइल हैलाइड लोगे, डबल नंबर ऑफ कार्बन्स का आपको यहां से एल्केन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक किक और है, वो क्या है, अब Na जो सॉलिड है और ये तो गैस है, तो कैसे रिएक्ट करवाएं, तो यहां पे हम लोग लेते हैं ड्राई ईथर। ड्राई क्यों होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अगर पानी हुआ तो सोडियम उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, नोट का पॉइंट क्या आता है, देखो, हम एल्केन्स नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन हो। ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन कैसे बनाओगे,
अगर आप यहाँ पे इवन लोगे तो इवन का डबल इवन होता है, और अगर आप दो ऑड लोगे तो दो ऑड का डबल भी इवन होता है। तो हमेशा वुड्स रिएक्शन से इवन नंबर ऑफ कार्बन ही बनते हैं। चलो डन। इसके बाद हमारे पास एक और तरीका है एल्केन बनाने का, वो है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान रखना इस चैप्टर में एल्केन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से दो तरीके से बनाएंगे, एक है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस और एक है डीकार्बोक्सिलेशन। दोनों में ही हमारे पास कौन होंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या पढ़ चुके हो 10th क्लास में। दोनों में आप क्या ले रहे हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बस फर्क ये कि कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जो कि एक नेम रिएक्शन है, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जो कि एक नेम रिएक्शन है, इसमें आपको बिजली पास करवानी है और एक एल्केन बनाना। और एल्केन कैसा बनेगा बता रहा हूं, लेकिन इसमें आपको बिना बिजली के रिएक्शन करवानी है। दोनों में ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से एल्केन बनाओगे। आओ पहले पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। नाम से क्या लग रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होने वाला है। डीकार्बोक्सिलेशन में नाम से लग रहा होगा हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उड़ा के एल्केन बनाएंगे। कैसे, ध्यान सुनो। ये हमारे पास है CH3 COO माइनस Na+, CH3 COO माइनस Na+, और हमने इसके में डाल दिया NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सोडा लाइम कहते हैं। इसको एक साथ कहना होता है सोडा लाइम, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिक सोडा और एक प्रकार से क्विक लाइम ऐड हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड में सोडा लाइम डाला और हीट किया। इससे क्या हुआ, यहां से पूरा का पूरा COO माइनस जो है वो Na2 के साथ चला गया, Na2CO3 बना दिया। क्या बना दिया, Na2CO3। पीछे क्या बच गया, CH3 बच गया। क्या बच गया, CH3, और यहां से बच गया H। ये H CH3 के साथ जाके बैठ गया और इसने क्या बना दिया भैया, मीथेन। क्या बना दिया, मीथेन। यानी डीकार्बोक्सिलेशन में आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को उड़ा रहे हो, तो जो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ाने के बाद बच गया, उतने कार्बन का आपको एल्केन मिलेगा। चलो अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैंने यहां पे इसके बजाय CH3 CH2 COO माइनस Na+ लिया होता और ये सेम रिएक्शन करवाई होती कि मैंने इसके अंदर सोडा लाइम डाला होता और मैंने हीट किया होता, तो क्या होता, क्या मुझे अभी भी मीथेन मिलता, नहीं। अब यहां से कार्बोक्सिलिक ग्रुप पूरा जाएगा और यहां से CH3 CH2 बचेगा और इससे मुझे मिलेगा CH3 के बजाय CH3 CH2 के बजाय H लग के CH3 यानी कि मुझे मिलने वाला है इथेन। क्या मिलने वाला है, इथेन। तो जहां पे पहले इस पूरे ग्रुप को उड़ाने के बाद मुझे मिला मीथेन, क्योंकि बचा ही एक कार्बन था, ये उड़ाने के बाद मुझे मिलेगा इथेन। बाकी बाय प्रोडक्ट्स तो हैं। और अगर ऐसे मैं यहाँ पे 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक लूंगा तो मुझे 3 कार्बन का एल्केन मिलेगा, यानी 1 कार्बन कम का एल्केन मुझे मिलता चला जाएगा। लेकिन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ी सी अलग रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ने के बाद जो आपके पास एल्काइल बचता है उसकी कपलिंग हो जाती है। यहां पे क्या था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ने के बाद जो एल्काइल बचता है उतने ही कार्बन का आपको एल्केन मिलता है। लेकिन यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ने के बाद जो एल्काइल बचता है वो डबल हो जाता है, तो CH3 जुड़ के इथेन बना देता है। तो अगर मैं यहां पे ये रिएक्शन कराता हूं तो CH3 CH2 अपने साथ जुड़ेगा और ब्यूटेन बनाएगा। तो निचोड़ क्या, दोबारा बता रहा हूं तीसरी बार, इस रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ेगा, जो एल्काइल ग्रुप है वो डबल हो जाएगा, जितने भी हों, 2 होंगे तो 4, 4 होंगे तो 8। लेकिन नॉर्मल डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ने के बाद जो एल्काइल ग्रुप बचेगा उतने ही कार्बन का आपको एल्केन मिलने वाला है। डन है भैया, डन है। या बीच में कॉफी पी रहा हूं मैं, ठीक है जी। सुबह से मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज सुबह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एनर्जी मेंटेन रखने के लिए कॉफी पीता रहूंगा। चलिए अगला तरीका आता है हमारे पास, यूजिंग एल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हम हेलो एल्केन्स का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग हेलो एल्केन्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी ने गलती की हुई है, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। हम लोग हेलो एल्केन्स का इस्तेमाल करके क्या बनाने वाले हैं, एल्केन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, हेलो एल्केन यानी CH3Cl, उसमें हाइड्रोजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहां से एक H
और यहां से एक Cl, किसका लॉस हो जाएगा? HCl का। और जो एक H बचेगा वो इसको हटा चुका होगा और यहां बैठ जाएगा और मीथेन बना देगा। इसी में एक और रिएक्शन देख लो, अगर मेरे पास है CH3 CH2Br और अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूं जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एंड साथ साथ में डालता हूं मैं हाइड्रोजन, तो यहां से Br और यहां से H, किसका लॉस हो जाएगा? HBr का। और बदले में यहां पे हमारे पास आ जाएगा CH3 CH3, बदले में हमारे पास यहां पे आ जाएगा CH3 CH3। सिंपल है। चलिए, इसके बाद हमारे पास ये 4 तरीके से हम लोग एल्केन बना सकते हैं, तो इन्हें बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब चल रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन पे, यानी एल्केन को फिजिक मतलब उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। और बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आ जाओ, अब फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले आप सबको पता होगा कि भैया जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिनमें कोई भी और अट्रैक्शन नहीं होती, उनमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज और मास के बढ़ने पे बढ़ती है। अब क्योंकि जो एल्केन्स है इनमें वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज और मास के। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज और मास के। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उनका साइज और मास बढ़ेगा और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यही रीजन है कि जो लोअर एल्केन्स हैं वो गैस हैं, मिडल एल्केन्स लिक्विड हैं और हायर एल्केन्स सॉलिड हैं। इतनी अट्रैक्शन बढ़ गई कि वो गैस से सॉलिड हो गए। आओ पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर पावर और बॉन्ड पावर ऑफ एल्केन्स। अच्छा, मैं बताता हूं क्या हुआ। ये ना मैंने हैंड रिटन लिखे हुए थे और इसने क्या किया, स्कैन किया होगा और स्कैन वाला समझ नहीं पाया ये क्या है। ये मॉलिक्यूलर पावर नहीं है बाबू, क्या बात कर रहे हो। हाँ, मैंने पढ़ा तो था इसको यार, लेकिन मैं नजर नहीं गई इस पे। नहीं नहीं, गलत लिखा हुआ, ऑब्वियस सी बात है। यह है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा ये कैसा स्कैन हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो अच्छा हुआ मैं वो टीचर हूं जिसको आता है। कहीं ऐसे भी हैं जो लिख के लेके आते हैं और उनको पता भी नहीं होता है, वो बस पढ़ाते रहते हैं। नहीं नहीं, मतलब ऐसा मैंने किसी को देखा नहीं यूट्यूब पे, मतलब अगर ऐसा होगा तो ठीक है, मैंने नहीं देखा कहीं तुम। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन्स। मैंने आपको बता दिया क्यों। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे साइज और मास बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइज और मास बढ़ेगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ेगा। और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बढ़ेगा तो उनका साइज और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ कार्बन्स। लोअर एल्केन जो है 1 से लेके 4 कार्बन वाले वो गैस है, मैंने बता दिया। हायर वंस जो है यानी कि 5 से लेके 17 वाले वो लिक्विड्स हैं और 18 या उसके अबव वाले सॉलिड हैं। साइज और मास बढ़ रहा है, ठीक है। ये पानी में इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों है इनसॉल्युबल इन वाटर? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते और ये पोलर भी नहीं है। तो इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर नेचर। इनके पास ना तो पोलर नेचर है और ना ही ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बना पा रहे हैं और ना ही ये पानी में घुल पाते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते। ये कलरलेस है और ओडोरलेस है। लेकिन अगर मैं आइसोमर्स की बात करूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की, लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की आइसोमर्स की बात करूं तो क्या समझना होगा बॉइलिंग पॉइंट में आइसोमर्स में? सर आपने ये तो बता दिया कि साइज और मास के बढ़ने पे यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। अगर साइज और मास के बढ़ने पे बढ़ रही है तो ऑब्वियस ये बात है नंबर ऑफ कार्बन्स पे भी बढ़ रही है। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की मेनली बात करें, वो ब्रांचिंग के इंक्रीज होने से डिक्रीज होता चला जाता है। यानी नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने से तो बढ़ रहा है, लेकिन ब्रांचिंग के बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका क्या मतलब, ऐसा समझ नहीं आया? आओ मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं हम ब्यूटेन की बात करते हैं, ब्यूटेन की। अब ब्यूटेन के 2 आइसोमर बनते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। एक तो ब्यूटेन और एक होता है 2 मिथाइल
प्रोपेन, एक होता है ब्यूटेन और एक होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें से आपके हिसाब से किसका मेल्टिंग, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इसकी ब्रांचिंग बहुत ज्यादा, मतलब इससे तो ज्यादा ही है ना, एक ब्रांच आ गया, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता चला जाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। अब इसी में मैं अगर आपसे काउंटर सवाल पूछता हूं, आ जाओ। वो क्या है काउंटर सवाल? कि मैं यहां पे बिना नाम लिखे दो लोग बना रहा हूं, ठीक है? ये कौन है, कैसे हैं, छोड़ो, लेकिन आपको मुझे बताना है ये फर्स्ट है, कमेंट सेक्शन पे आंसर देना, ठीक है? ये सेकंड है, ठीक है? कोई है क्या बाहर? हाँ, ये सेकंड है। और ये कोई भूत भूत है क्या बाहर भाई? कोई है क्या बाहर? हाँ, ये सेकंड है और ये थर्ड है। और ये थर्ड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे इनको इंक्रीजिंग या फिर कोई भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लगाना है टाइम स्टैम्प के साथ। ईमानदारी बात है, ईमानदारी ओपी। आपके मेरे बीच में एक ही तो रिश्ता है, ईमानदारी का। लगा दिया, लगा दिया। अब क्या बोला मैंने? जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो थर्ड वाले में देखो ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है, 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें सिर्फ एक है और इसमें है ही नहीं। तो अगर मैं यहां पे ऑर्डर लगाने की बात करूं तो क्या होगा? फर्स्ट वाले का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का होगा, फिर सेकंड वाले का होगा और सबसे कम थर्ड वाले का होगा, क्योंकि थर्ड वाले में ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई भैया? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम किसके तरफ चलेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। यानी कि अब हम ये देखेंगे कि जो एल्केन्स हैं वो दूसरे लोगों के साथ रिएक्ट कैसे होते हैं। फिर यही सेम काम हमें एल्कीन के लिए करना है, फिर यही सेम काम हमें एल्काइन के लिए भी करना है, ठीक है? और फिर यही सेम काम हमें बेंजीन के लिए भी करना है। बट मैं चाहूंगा ये 9 स्लाइड्स पहले आप एक बारी प्लीज रिवाइज कर लीजिए, और साथ साथ नीचे लिखा हुआ भी आता है बेटा, साथ साथ मैं तो कह रहा हूं रिएक्शन लिखते चले जाओ। इकट्ठा रिएक्ट और कितना लेट करोगे? फरवरी शुरू हो गया है बेटा, साथ साथ रिएक्शन लिखते चले जाओ, मैं तो कह रहा हूं प्लीज, ठीक है? रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई? चलो अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए होगे। यहां पे हम लोग एल्केन्स को केमिकली रिएक्ट करवाएंगे अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है भाई? चलो आओ, सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम लोग एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके बदले में कोई हेलोजन लगा देंगे या फिर कुछ और लगा देंगे। हमने 10th क्लास में बात की थी कि हाइड्रोजन ही हेलोजन ही लग सकता है, बट एक्चुअली में यहाँ पे आप चाहो तो नाइट्रो ग्रुप भी लगा सकते हो या सल्फोनिक एसिड भी लगा सकते हो, जो कि हमने डे 1 में पढ़े हैं ये। बट हाँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम हेलोजन ही लगाने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास CH3Cl, ये तो एकदम लास्ट रिएक्शन है कि ये कैसे पहुंचे, कि मेरे पास पहले से CHCl3 था, मैंने उसके अंदर Cl2 डाला, अल्ट्रावायलेट रेस, तो आखिरी H भी हट गया। बट अगर मैं शुरुआत से समझाऊं आपको इस रिएक्शन को, तो हमारे पास अगर CH4 है और उसमें अगर मैंने Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, तो यहां से H हटेगा और H के हटने के बाद यहां पे लग जाएगा Cl और बदले में लॉस हो जाएगा किसका? HCl का। और वहीं पे अगर मैं CH3Cl के अंदर दोबारा से Cl2 डाल देता हूं और अल्ट्रावायलेट रेस, तो यहां से एक और H हट जाएगा और एक और H हटने पे एक और Cl लग जाएगा और किसका लॉस हो जाएगा? HCl का। अगर मैं इस रिएक्शन को दोबारा करवाना चाहूं तो क्या मैं CH2 Cl2 के अंदर दोबारा से Cl2 डाल के अल्ट्रावायलेट रेस डाल दूं, तो क्या मुझे एक और H हट के एक और Cl मिल जाएगा भाई यहाँ? एंड एट लास्ट इस रिएक्शन के बाद मैं यहाँ पे भी अगर देखूं तो CHCl3 के अंदर अगर मैं फाइनली Cl2 डालूं और अल्ट्रावायलेट रेस डालूं तो मुझे CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिल जाएगा। इसको हम लोग कॉमनली क्लोरोफॉर्म कहते हैं, बट ठीक है वो बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन भी कहते हैं, बिकॉज
यहाँ पे रेडिकल्स बनते हैं, फिर रिएक्शन होती है, वो सब ठीक है। लेकिन फिर आता है हमारे पास कंबंशन। 10th क्लास में क्या पढ़ा था, जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट निकलती है, जिसके साथ साथ CO2 और पानी भी निकलता है। तो ये वही रिएक्शन है। हमने यहाँ पे मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, हमें साथ ही साथ H2O मिला। और आप अगर देखो तो जो डेल्टा H है, यानी जो एंथैल्पी में चेंज है, वो कितना है हमारे पास, काफी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, विच इज -890 किलो जूल पर मोल। तो काफी ज्यादा है। इससे साबित होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, खासकर एल्केन्स जो है, वो काफी अच्छे फ्यूल्स हैं, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में क्या दे रहे हैं, हीट। और अगर आप 10th क्लास याद करो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं विद ब्लू फ्लेम, है ना। ये कौन से कलर की फ्लेम देते हैं, ब्लू कलर की फ्लेम, नॉन सूती, कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता है। लेकिन ये जो हुआ कंबंशन में, हमने यहाँ पे देखा जाए तो एक प्रकार से ऑक्सीडेशन किया। क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना ऑक्सीडेशन ही। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है, आंसर है नहीं। हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन, चलो अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं, किसी भी एल्केन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो आपको हमेशा दो ही चीजें मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बदले में मिलेगी हीट और लाइट। हाँ, हीट और लाइट का अमाउंट वेरी करेगा, लेकिन निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही, क्योंकि ये ऐसी ऑक्सीडेशन है, एक प्रकार से कंबंशन है, लेकिन ऐसी ऑक्सीडेशन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको कंट्रोल्ड वे में भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं वो मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपको कुछ याद करना पड़ता है। देखा जाए तो अभी तक हम समझ भी रहे हैं चीजों को कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ आ रहा है, वहां जा रहा है, लेकिन ये वाला पार्ट या ऐसे आगे और भी रिएक्शन है जो आपको याद करनी होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हमारे कंट्रोल में होगी, हम जो चाहेंगे वो बनाएंगे। जैसे अगर मैं मीथेन में ऑक्सीजन तो डालता हूं, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कॉपर 500 कुछ केल्विन और 100 ATM का प्रेशर देता हूं, विच इज वेरी वेरी ह्यूज, तो मुझे मिथेनॉल यहां से मिलेगा। क्या मिलेगा, मिथेनॉल मिलेगा। वहीं पे अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हो और साथ में मोलिब्डेनेट, याद है मोलिब्डेनेट, लेकिन आप साथ में यहाँ पे मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हो, तो ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है तो इसे मोलिब्डेनम ऑक्साइड कहते हैं, तो आपको बदले में मिथेनल यानी कि एल्डिहाइड मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहीं पे इथेन लेते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बदले में आप यहाँ पे मैंगनीज डाइएसिटेट लेते हो, तो आपको इथेनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं समझ सकता हूं, बट ये लिख लिख के ही याद होगा। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कैसे याद करते हैं, इसका एक मैंने हमेशा से एक ट्रिक बताया हमारे ऑफलाइन और पेड बैच के बच्चों को, आपको ये बताऊंगा। सारी रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड एक जगह पे लिख लो, प्रोडक्ट की जगह छोड़ दो, कम से कम जगह पे लिखो, 10 फोटो कॉपी करा लो पूरे चैप्टर की। जब खाली समय मिले बेटा भरना शुरू कर दो, वरना और कोई तरीका है नहीं, मेहनत ही करनी पड़ेगी आपको। जैसे कि ये वाली रिएक्शन फिर भी समझने वाली है, ठीक है क्या हो रहा है, बैलेंसिंग हम अपने आप कर लेंगे ये भी, लेकिन यहां पंगा आता है, ये आपको याद ही करना पड़ता है, ठीक है ना। इसीलिए एग्जाम में ये वाली रिएक्शन आती भी बहुत कम है। आप 10 साल के पेपर उठाओ अपने स्कूल के, एक साल गलती से कंट्रोल ऑक्सीडेशन के ऊपर कुछ आया हुआ होगा, ठीक है ना। वहीं पे अगर बात करें आइसोमराइजेशन के बारे में, आइसोमर्स फॉर्म करने के, आइसोमर्स कैसे होते हैं पता है आपको, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अगर हम चाहें तो किसी एल्केन के अंदर कुछ सब्सटेंस डाल के, जैसे AlCl3 वगैरह, उनके आइसोमर बना सकते हैं। यानी कंपाउंड का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन आइसोमर फॉर्म करेंगे। कैसे, देखो, क्या ये हमारे पास हेक्सेन है, हाँ भाई, कैसे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगे हुए, हमने इसके अंदर डाल दिया AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राई, पानी नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। तो हमने डाला तो क्या हुआ, हमें 5 कार्बन मिले, 1 2 3 4 5, जिसमें जो छठा कार्बन था वो टूट के यहां लग गया। तो क्या ये और ये आइसोमर है, हाँ। और हमने ये देखा कि ऐसा भी मिल सकता था, 1 2 3 4 5, और हमें यहां जाके मिल गया। द ओनली पॉइंट इज कि जब हम लोगों ने क्या किया, हेक्सेन के अंदर क्या डाला, हेक्सेन के अंदर क्या डाला, AlCl3 डाला, हेक्सेन के अंदर क्या डाला, AlCl3 डाला, तो हमें उसी के आइसोमर मिल गए, है ना, उसी के आइसोमर मिल गए। ये रिएक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रखी है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइसोमराइजेशन। फिर आता है हमारे पास एरोमेटाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पूरे चैप्टर में आपको हेक्सेन से सीधा बेंजीन बनाना। हेक्सेन कौन है, 6 कार्बन चेन में, उससे बेंजीन,
और एक इसी चैप्टर में आज ही एक रिएक्शन आएगी इथाइन, यानी एल्काइन से आपको बनाना है क्या, बेंजीन। इथाइन से आपको बनाना है बेंजीन। और ये दोनों रिएक्शंस कन्वर्जन में बहुत काम आएंगे। कन्वर्जन समझते हो, ऑर्गेनिक में कुछ क्वेश्चन होते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने से घबराओ मत। क्या ये हमारे पास हेक्सेन है, देखो एक कार्बन, ये आपस में बॉन्डेड नहीं है, एक कार्बन 2 3 4 5 6, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखाने के बजाय इसको ऐसे दिखा दिया। अब इसके अंदर ये देख के घबराओ मत, या तो आपको Cr2O3 डालना है। अब एक को याद रखो ना, बाकी सब छोड़ो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देना है। ऐसा करने पे क्या होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक 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 और यहां से 2 हाइड्रोजन जो है वो निकल के गायब हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा। और लॉस होने से क्या होगा, बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। लॉस होने से क्या फॉर्म होगा, बेंजीन। कैसे फॉर्म होगा बेंजीन, यहां से 2H गए, यहां से एक गया, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, तो ये कैसा बन गया, देखो CH बन गया, यहां पे 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 CH बन गया, ऐसा बना। अब इनके 2 बॉन्ड कम हो गए तो उन्होंने यहाँ पे पाई बना लिया, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई, क्या बन गया, बेंजीन। तो हेक्सेन से सीधा बेंजीन बनाना, इसको एरोमेटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन। फिर आता है हमारे पास रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ बहुत सिंपल रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है मीथेन की। तो अगर आप मीथेन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और हीट करते हो, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में एक आध नंबर की आती है। एंड फिर आता है हमारे पास पायरोलिसिस। पायरो का मतलब होता है हीट, पायरो का मतलब होता है हीट, एंड लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो पायरोलिसिस का मतलब होता है हीट की मदद से किसी को तोड़ना। अब एक्चुअली में हम हीट की मदद से तो वैसे बहुत बार केमिस्ट्री में रिएक्शन कराते हैं, लेकिन पायरोलिसिस में क्या होता है, हम उसको हीट करते हैं और हीट करने पे अलग 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 प्रोडक्ट्स मिलना हमें शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास हेक्सेन है और आप देखो कुछ नहीं कर रहे हो सिवाय हीट के, आप उसको 773 केल्विन पे हीट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको बाहर कौन मिलेगा आके, सबसे पहले आपको बाहर मिलेगा, देखो आपने हेक्सेन से शुरुआत की थी और आपको हेक्सीन मिला है, हाइड्रोजन का लॉस हो गया। और अगर आप उसे फर्दर हीट करते रहोगे तो आपको ब्यूटीन मिलेगा, और अगर आप उसे फर्दर हीट करोगे तो आपको प्रोपाइन मिल जाएगा, प्रोपीन मिल जाएगा। यानी आपने कहां से शुरुआत करी, आपने शुरुआत करी, आपने शुरुआत करी हेक्सेन से। पहले हाइड्रोजन का लॉस हुआ, यह कन्वर्ट हुआ हेक्सीन में, फिर 2 कार्बन का लॉस हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ब्यूटीन में। फिर 2 कार्बन का और लॉस तो हो ही चुका था, एक का और हो गया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये प्रोपीन में। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसे हीट करे जा रहे हो, हीट करे जा रहे हो, हीट करे जा रहे हो, और हीट करने से आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं, इसको पायरोलिसिस कहते हैं। यहां देखो आपने क्या लिया, डूडेकेन यानी 12 कार्बन लिए, प्लैटिनम डाला, बहुत हाई टेम्परेचर दिया, आपको हेप्टेन मिला, पेंटीन मिला और बाकी प्रोडक्ट्स मिल गए, छोड़ो। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है ये कहलाई जाती है पायरोलिसिस, जहां पे हम हीट की मदद से किसी को तोड़ते हैं। और भैया मुबारक हो, यहां पे हमारे पास एल्केन खत्म हो जाता है। डन है। अब हम आते हैं किस पे बेटा, एल्कीन। अगेन मैं चाहूंगा वीडियो को आप पॉज करके बेटा पिछला एक बार सारा का सारा पढ़ लो, नहीं तो सीधा आएंगे हम लोग एल्कीन्स पे। अगेन नेमिंग को स्किप करते हुए, एल्कीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। जैसे वहां पे हमने इनकी शुरुआत, एल्कीन की शुरुआत कॉन्फॉर्मेशन से की थी, हम लोग एल्कीन की जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, जो कि हम लोगों ने बात की थी कि ऑर्गेनिक में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको पढ़ने होंगे हाइड्रोकार्बन में। क्या होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिनका सेम फॉर्मूला होता है लेकिन उनकी ज्योमेट्री अलग होती है। अब ज्योमेट्री 2 प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस। ये क्या होता है, यहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे ब्यूटीन से, ब्यूटीन से ही स्टार्टिंग होती है भाई। अब ब्यूटीन में 2 कार्बन है हमारे पास और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब एक कुछ यहां लगा होगा, कुछ यहां लगा होगा, कुछ यहां लगा होगा, कुछ यहां लगा होगा, ऐसे ही। अब क्योंकि ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 या ब्यूटीन,
अब इस कार्बन के पास हमने ये वाले दो कार्बन बनाए, देखो मैं इनको अंडरलाइन करता हूं। हमने ये वाले दो कार्बन यहाँ पे ड्रॉ किए, कार्बन कार्बन, है ना। अब इस वाले कार्बन के साथ एक H है और एक CH3 लगा हुआ है। ऐसे इस वाले कार्बन के साथ भी एक H है और एक CH3 लगा हुआ है। तो अगर मैं H और CH3 ऐसे वैसे इसको ऐसे लिखते हैं कार्बन के साथ, और ठीक है आप उतना डिटेल में नहीं भी जाओगे चलेगा। CH3 लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो जाना यार, ठीक है ना। CH3 लिखा है, बच्चे छोटी छोटी बात से कंफ्यूज होते हैं। CH3 ऐसे लिख लो, चलो ठीक है, CH3। अब इसके सामने वाले के पास भी H और CH3 होंगे। अब इसके सामने वाले के पास भी अगर H और CH3 एकदम सामने ही आ जाए, यानी CH3 के सामने CH3 आ जाए और H के सामने H आ जाए, ऐसे वाले को कहते हैं हम लोग ट्रांस आइसोमर। यानी ये होगा हमारे पास ट्रांस ब्यूटूइन, ये हमारे पास होगा ट्रांस ब्यूटूइन जब सामने वाले एकदम सिमिलर हो जाएं। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास CH3 है और यहाँ पे हमारे पास H है और CH3 के सामने CH3 ना आए, यहाँ पे H आ जाए और यहाँ पे CH3 आ जाए, यानी आमने सामने वाले सेम ना हो, इसे कहा जाता है सिस आइसोमर। क्या कहा जाता है इसको? सिस आइसोमर, है ना। तो इसको सिस कहते हैं और ट्रांस। इनके ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, इनके बस मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा फर्क होता है। एनसीईआरटी में इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी लिखा हुआ है, बट हाँ ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट सिस वाले से, बॉइलिंग पॉइंट सिस वाले से थोड़ा सा कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, आप देख लेना, मैं लिख के लाया नहीं हूं, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्लाइटली लेस होता है इसके मुकाबले, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में एज सच कोई डिफरेंस नहीं रहता है। वहीं पे अगर मैं यही काम करता हूं हेक्स इन के लिए, वो भी हेक्स 3 इन के लिए, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो भी आपको ये वाले दो कार्बन ही बनाने हैं, ठीक है ना, ये दो कार्बन ही बनाने हैं। अब इस वाले कार्बन के साथ एक H है, लेकिन एक पिछली बार CH3 था, इस बार पूरा का पूरा C2H5 है ना। इधर भी वही आएगा, अगर C2H5 आ गया और इधर H आ गया तो सामने वाले सेम हो गए, तो ये हो गया ट्रांस। लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहां पे आता है हमारे पास H, यहां पे आता है C2H5, लेकिन उल्टा यहां पे आ जाए मेरे पास C2H5 और यहां पे आ जाए H, आई होप दिख रहा है ना, तो ये हमारे पास कौन हो जाएगा? सिस हो जाएगा। तो किसी के भी आप सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, समझ गए भैया? हाँ। चलिए अब बात करते हैं, आपको पता है क्या बात करनी है। मैं पहले बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, फिर करेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर करेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्कीन्स को बनाने वाले हैं एल्काइन से। लो जी, पहला तरीका तो सेम आ गया, मैंने कहा था आपको पहला हाफ ढंग से पढ़ लो। अब हमने क्या एल्कीन से एल्केन बनाया हाइड्रोजन डाल के, हाँ अब ऐसे हम एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं हाइड्रोजन डाल के। ये एल्काइन है, इसमें हाइड्रोजन डाल दो, वही पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन या निकल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्ड लग जाएगा, सिंपल है। अगला तरीका आता है एल्काइल हैलाइड से। अगला तरीका आता है एल्काइल हैलाइड से। थोड़ी मेहनत लगेगी यहाँ पे, थोड़ी देर लगेगी यहाँ पे, सब्र करना है, सब्र करना है। एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड में क्या है देखो, इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, बताता हूं क्यों। इधर देखो, ये वाली एनसीईआरटी के रिएक्शन को छोड़ के इधर देखो, यहां मेरे पास CH3 है और यहां मेरे पास CH2 के पास Br लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे ना अगर हम एक चीज डाल दें, वो है एल्कोहलिक KOH। तो सबसे पहली बात तो यहां ध्यान रखना है, अभी तक NaOH और KOH जो हम लेते आए थे हमारी केमिस्ट्री में वो एक्वास होता था, यानी कि पानी में घुला हुआ। लेकिन यहां पे जो हमने KOH लिया है वो एल्कोहलिक है, यानी एल्कोहल में घुला हुआ KOH लिया है। अब अगर मैं एल्कोहल में घुला हुआ KOH लेता हूं तो क्या होगा? KOH क्या करेगा, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। जिस कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो ये वाला कार्बन जिसके साथ हमारा, जिसको हेलोजन लगा हुआ है, देखो मैं यहाँ पे इसको समझाता हूं।
जैसे हमारा हेलोजन यहाँ लगा हुआ है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ जो कार्बन होता है ना लगा हुआ उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो इस वाले केस में ये हो गया हमारे पास अल्फा कार्बन और ये हो गया हमारे पास बीटा कार्बन। मैं हटा दूंगा इसको, लेकिन आप समझो इसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। अब KOH डालने पे क्या होता है, अल्फा कार्बन से Br जाता है और वो K के साथ रिएक्ट हो जाता है, तो K Br को ले गया एक प्रकार से और किसका लॉस हो गया, KBr का। और यहां से अल्फा कार्बन से तो Br जा ही रहा है, बीटा कार्बन से एक H चला जाता है और वो H इस OH के साथ जाके रिएक्ट हो जाता है और H2O बना देता है। अब यहां से चला गया Br, यहां से चला गया H, तो ये कैसा रह गया, देखो CH2 CH2। अब इन दोनों के एक एक बॉन्ड कम हो गए, इन दोनों के एक एक बॉन्ड कम हो गए, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। यहां से Br जाता है, यहां से H, इथीन फॉर्म हो जाता है। आओ इसका एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि CH3 CH2। अभी तक तो कोई पंगा नहीं है, पंगा कब होगा बताता हूं। अभी आपने क्या डाला इसके अंदर, एल्कोहलिक KOH। सर पंगा क्यों कह रहे हो, बताता हूं। आपने इसके अंदर डाला एल्कोहलिक KOH, यहां से गया Br और यहां से गया H, यहां से गया Br, यहां से गया H, जिसकी वजह से बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। CH यहां से गया H, यहां से गया Br, डबल बॉन्ड बन गया। प्लस में यहां से K और यहां से Br, KBr, और साथ में H2O का लॉस हो गया। कोई पंगा नहीं है, बड़ी प्यारी रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन। इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला समझ गए, क्योंकि यहाँ पे बीटा पोजीशन से भी किसी चीज का लॉस हो रहा है। डन है। लेकिन पंगा कहां पे आता है, सेट्जेफ रूल क्या है, क्यों पढ़ना है, पंगा कहां पे आता है, एक सेकेंड यार। एक तो कल परसों से इतनी सारी रिकॉर्डिंग कर चुका हूं कि गला बैठ गया। सॉरी यार, पंगा कहां पे आता है बच्चों, जब आप बीटा एलिमिनेशन करना चाह रहे हो और आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट पॉसिबल मिल रहे हो। जैसे अभी क्या था, यहां से Br जाता, यहां से H, कोई और ऑप्शन था ही नहीं। यहां से Br गया, इसके साथ वाले से H, कोई और ऑप्शन है नहीं, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे, दिक्कत है इस वाले केस में। क्यों दिक्कत है भैया, यहां पे ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और ये हमारे पास बीटा कार्बन है, और ये भी हमारे पास बीटा कार्बन है, बिकॉज अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन बीटा होते हैं। अब अगर यहाँ पे बीटा कार्बन है, एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां से भी H निकल सकता है और यहां से भी H निकल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, यहां से भी H निकल सकता है, यहां से भी H, तो दोनों जगह से निकालेंगे, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और कोई एक माइनर बनेगा, यानी कम अमाउंट में बनेगा। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया एल्कोहलिक KOH और इसके अंदर भी डाल दिया मैंने एल्कोहलिक KOH। अब मैं बाय प्रोडक्ट्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है, समझो। अगर यहां से Br गया है और इसके साथ वाले से H यहां से गया है, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। समझे, यहां से अगर Br जाएगा और यहां से H जाएगा तो ये बनेगा, लेकिन अगर यहां से Br गया और यहां से H गया तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है दोनों बने, लेकिन सेट्जेफ रूल अब यहां पे आता है। सेट्जेफ रूल कहता है कि अगर आप किसी की बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो वो वाला प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा अमाउंट में बनेगा जिसमें एल्कीन के तरफ, एल्कीन के इधर साइड पे, एल्कीन के दोनों तरफ में एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर एक मिथाइल है, इसके इधर एक मिथाइल है, कौन है ये नहीं देखना है, कितने ग्रुप हैं, तो यहां पे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं। लेकिन वहीं पे ये हमारे पास कौन है,
ये हमारे पास कौन है भैया, कौन है ये, डबल बॉन्ड है। इसके इधर एक ही एल्काइल ग्रुप है, अगर आप देखो इसके इधर एक ही एल्काइल ग्रुप है, और वो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। लेकिन है तो एक ही ना, कोई भी हो, इसके पास एक ही एल्काइल ग्रुप है। आप चाहो तो मैं मार्क कर सकता हूं, लेकिन एग्जाम में मार्क मत करके आना, समझा रहा हूं। एक ही एल्काइल ग्रुप है, लेकिन इन भाई साहब के पास दो एल्काइल ग्रुप हैं। इन भाई साहब के पास एक ये एल्काइल ग्रुप है और एक ये एल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से ये मेजर अमाउंट में बनने वाला है और ये माइनर अमाउंट में बनने वाला है। क्या कहता है सेट्ज़ेफ रूल, इफ ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन टू और मोर एल्कीन्स आर पॉसिबल देन एल्कीन विद मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स विल फॉर्म इन मेजर अमाउंट। तो वो ज्यादा अमाउंट में फॉर्म होगी। डन है क्या, पक्की बात है क्या, ठीक है, आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। चलो अब तीसरे तरीके से एल्कीन को बनाते हैं और वह विसेनल डाइहैलाइड्स। अब आप कहोगे विसेनल डाइहैलाइड क्या, मुझे पता था, मैं पहले से नोट का पॉइंट ले आया। अगर किसी कार्बन चेन में दो हेलोजन लगे हुए हैं सेम, वो भी कॉन्जिक्यूटिव कार्बन में, दो हेलोजन लगे हुए हैं सेम, वो भी कॉन्जिक्यूटिव कार्बन में, उसे विसेनल डाइहैलाइड कहते हैं। व्हेन टू सेम हेलोजन्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन, साथ साथ वाले कार्बन के साथ अगर अटैच्ड हो, उसे विसेनल डाइहैलाइड कहते हैं। और विसेनल डाइहैलाइड का ही भाई है जेम डाइहैलाइड। इसमें क्या होता है, एक चेन के अंदर दो सेम हेलोजन सेम कार्बन पे अटैच्ड होते हैं, दो सेम हेलोजन सेम कार्बन पे, किसी भी सेम कार्बन पे अटैच्ड होते हैं, उसे जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। और अभी पढ़ाई विसेनल डाइहैलाइड की है, ध्यान से देखो, क्या ये विसेनल डाइहैलाइड है? हाँ, इस वाले कार्बन के साथ भी Br लगा हुआ है और इस वाले कार्बन के साथ भी Br लगा हुआ है। इसके अंदर विसेनल डाइहैलाइड के अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस जिंक डाल देना है। जिंक क्या करेगा, जिंक जो है इस वाले Br को भी ले जाएगा और इस वाले Br को भी ले जाएगा, ZnBr2 का लॉस हो जाएगा। अब ये वाला कार्बन का अगर Br चला गया तो ये CH2 रह जाएगा, इसका Br चला गया तो ये CH2 रह जाएगा, तो मजबूरन इनको आपस में डबल बॉन्ड, आसान भाषा में कहें तो Br गया डबल बॉन्ड बना लिया, Br गया डबल बॉन्ड बना लिया। तो विसेनल डाइहैलाइड के अंदर अगर आप क्या डाल दो, जिंक डाल दो, तो जिंक दोनों हाइड्रोजन को ले जाएगा और एल्कीन फॉर्म कर देगा। इस रिएक्शन को डीहेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डीहेलोजिनेशन, क्योंकि यहां पे आप हेलोजन को रिमूव करते हो, तो नाम पड़ गया डीहेलोजिनेशन, बिकॉज हेलोजन रिमूव होके भाग रहा है, हेलोजन रिमूव होके भाग रहा है। डन है, समझ गए, पक्की बात है। चलिए अब यहां पे आता है फ्रॉम एल्कोहल बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। ये रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ रखी है कि हम एल्कोहल की मदद से डिहाइड्रेशन करके भी एल्कीन बना सकते हैं। अगेन ये भी बीटा एलिमिनेशन है, बस उसमें क्या था, यहां से Br जा रहा था, उसके साथ वाले से H, यहां पे क्या होगा, एक से OH जाएगा और इसके साथ वाले से H जाएगा। रिएक्शन सेम है, 10th में भी पढ़ चुके हो। बस ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट करना होता है 443 केल्विन पे। एनसीईआरटी को लिखना चाहिए था, ये लिखा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12th क्लास में आके समझोगे। 443 पे अलग बनता है, 413 पे अलग कंपाउंड बनता है। खैर अभी उस गली नहीं जाना है, बट 443 केल्विन आप एग्जाम में लिख देना, काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली जो क्लासेस की टीचर 11th को पढ़ाती हैं वो 12th को ही पढ़ाती हैं, और 12th वाले टीचर के दिमाग में हमेशा ये रहता है 443 केल्विन। तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ तो शायद मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बट यू नेवर नो। 443 केल्विन पे अगर आप हीट करोगे तो एक अल्फा कार्बन से कौन जाएगा, OH, और बीटा कार्बन से H जाएगा, H और OH पानी का लॉस हो जाएगा, डबल बॉन्ड। पीछे वाली रिएक्शन ही है, बस हेलोजन के बजाय OH ग्रुप लगा हुआ है। और इसी के साथ मुबारक हो, हमारी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन भी खत्म होता है। अब हमें प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी पर चलना होगा। पहले मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाता हूं, फिर केमिकल प्रॉपर्टी से पहले ईमानदारी की बात है, हम सब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, हार्ट से नोट्स बनाएंगे, पीपीटी टेलीग्राम पे मिलेगी, मैं वहां पे असाइनमेंट भेजने वाला हूं टेलीग्राम पे। जैसे ही आपने, मुझे तो पता भी नहीं कितने, मैंने देखे भी नहीं, अगर आपने सभी ने टेलीग्राम ढंग से फॉलो कर लिया, जितने यहाँ पे सब्सक्राइबर हो गए हैं, अगर आपने उसके 50% भी वहाँ पे फॉलो कर लिया, तो मैं वहाँ से असाइनमेंट भेजना शुरू कर दूंगा। ये ना हो मैं असाइनमेंट भेजूँ और वहाँ पे कोई देखने वाला ही ना हो अभी बेटा। और मैंने वादा किया था कि जैसे ही आप 50,000 सब्सक्राइबर करोगे इस चैनल पे, मैं लाइव आऊँगा। अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्सक्राइबर हुए हैं वो हुए हैं 39, 11,000 बचे हैं। चलो लेट्स सी
लेट्स सी। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। यहां पे वो सारी प्रॉपर्टी सेम लागू होंगी। पानी में इनसॉल्युबल है, लोअर वाले नंबर ऑफ कार्बन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है क्योंकि वंडरवॉल फोर्स कम है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वो वाली प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स एंड हायर वंस आर सॉलिड। सेम रीजन, जैसे जैसे साइज और मास बढ़ेगा इनके वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ेगी। इथीन एक कलरलेस, एक थोड़ा सा इथीन के बारे में बात कर रखी है कि ये कलरलेस गैस है जिसकी एक फेंट स्वीट यानी मीठी सी स्मेल है। ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ओडोरलेस, और ये पानी में इनसॉल्युबल भी हैं बट थोड़ा बहुत घुल जाते हैं, जैसे कि बेंजीन और पेट्रोलियम जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। रेगुलर इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट में। अगर आप एक रफ आइडिया लो तो जैसे जैसे एक एक कार्बन बढ़ेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट 20 से लेके 30 केल्विन बढ़ता है। ये एक रफ आइडिया है, ये कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, रफ आइडिया है। एल्केन्स की तरह ही स्ट्रेट चेन वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा। ये मैंने आपको उधर भी पढ़ाया, इधर भी पढ़ाया, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चले भैया केमिकल प्रॉपर्टीज पे, पक्की बात है पिछला एक बार प्लीज ढंग से रिवाइज कर लो तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। यानी एल्कीन को हमने बनाना कैसे ये तो सीख लिया, अब वो कैसे अलग अलग लोगों के साथ रिएक्ट होता है। पहली रिएक्शन आपके सामने देखो सेम है, हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो है हाइड्रोजन ऐड करना, जिसको कि हाइड्रोजनेशन में पढ़ा, तो ये सेम है, इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। फिर आता है हेलोजन ऐड करना। अब हेलोजन ऐड करना भी बहुत सिंपल है। आपको एल्कीन होगा, आपको पाई बॉन्ड तोड़ना होगा, एक एक हेलोजन ऐड हो जाएंगे और विसिनल डाइहलाइड बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड है टूटा, Br Br ऐड हो गया। ये काम आपको CCl4 के प्रेजेंस में करवाना है। पाई बॉन्ड टूटने पे एक Br यहां ऐड हो गया, एक Br यहां पे ऐड हो गया, तो ये रिएक्शन भी बहुत सिंपल हो जाती है। वहीं पे एडिशन ऑफ H2 बड़ा आसान है, एडिशन ऑफ हेलोजन बड़ा आसान है। लेकिन अगर मुझे HX को ऐड करना हो, HX मतलब HCl, HBr या फिर रेयर केसेस में HI या HF को ऐड करना हो, तो उस केस में दो अलग अलग केस बनते हैं, जिसमें बहुत सिंपल है सिमेट्रिक, बहुत सिंपल है सिमेट्रिक एल्कीन। लेकिन बड़ा मजा आने वाला है जब हम पढ़ेंगे अनसिमेट्रिक एल्कीन। पहले सिमेट्रिक की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। सिमेट्रिक का मतलब, मैं इसके भी और भी केस करवाऊंगा। सिमेट्रिक का मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और उसके ईदर साइड पर नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे। अब अगर आप उसके अंदर HBr ऐड करते हो तो क्या होगा, HBr ऐड करते हो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक पे जाके H लग जाएगा और एक पे जाके Br लग जाएगा, एक पे जाके H लग जाएगा और एक पे जाके Br लग जाएगा। ऐसे ही होगा ना। और कहीं पे भी H लगा लो, कहीं पे भी Br, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि सिमेट्रिक एल्कीन है। अगर आपने यहां पे Br लगाया और यहां पे H लगाया तो भी ये ब्रोमोइथेन है, यहां पे Br लगाया, यहां पे H लगाया तो भी ये ब्रोमोइथेन होगा। अब एक और एग्जांपल लो, अगर मैं सिमेट्रिक एल्कीन लेता हूं, जैसे मैंने देखो यहां पे एक और सिमेट्रिक एल्कीन ले ली, ये डबल बॉन्ड है, इसके इधर और इधर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम है। अब अगर मैं इसके अंदर HBr डालता हूं तो क्या होगा, यहां पे इनको तो कुछ होना नहीं है, यहां से पाई बॉन्ड टूटेगा। अब यहां से अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो मैंने मान लिया कि यहां पे लगेगा H, मैंने मान लिया यहां पे लगेगा H और यहां पे लग जाएगा Br। अगर आपने यहां Br लगाया होता, अगर आपने यहां Br लगाया होता तो भी तो एक ही बात है ना। आपने यहां Br के बजाय यहां लगाया होता, एक ही बात थी, तो भी ये 2 ब्रोमो ही इथेन बनता। तो कहने का मतलब है सिमेट्रिक एल्कीन के अंदर आप कहीं पे भी H डाल दो, कहीं पे भी Br, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन हुआ तो भाई साहब पंगा पड़ेगा। कैसे पंगा पड़ेगा, पहले पंगा समझते हैं। पंगा ये है कि अगर ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, इधर एक भी नहीं है। अब अगर आप इसके अंदर HX डालते हो तो भैया ये है X मतलब हेलोजन, तो ऐसा भी हो सकता है कि H यहां जाके लग जाए और ये CH2 के साथ X बन जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये X यहां जाके लगे और H यहां जाके लगे। अगर ऐसा होता है कि X यहां जाके लगता है, H यहां जाके लगता है, तो दो सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे,
या अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे? जल्दी बताओ, मतलब बताओ, क्या मन में सोचो, ये दोनों सेम प्रोडक्ट हैं, अलग अलग हैं? अरे भाई बहुत अलग हैं। ये 1 है, 1 क्लोरोप्रोपेन है, ये 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो यहां ये आई पहले तो प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप अनसिमेट्रिक एल्कीन से काम कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है 2 रूल्स के बारे में। पहला रूल है मार्कोवनिकॉफ रूल और दूसरा रूल है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। पहला रूल है मार्कोवनिकॉफ रूल और दूसरा रूल है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिक एल्कीन है और आप उसके अंदर अगर HX डालते हो, तो आप H वहां लगाओगे जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा हैं। आप हाइड्रोजन वहां लगाओगे जहां पहले से ही हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। पहली बात तो क्या ये एक सिमेट्रिक, अच्छा ये एग्जांपल यहां पे गलत है, बिकॉज ये तो सिमेट्रिक एल्कीन है। ये हटाता हूं मैं यहां से, ये तो सिमेट्रिक वाले का चिपक गया है ना। ये तो इसी का एग्जांपल यहाँ पे भी तो सिमेट्रिक है, जो मैंने आपको पीछे दिया, ये तो वही एग्जांपल है। इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना खुद का एग्जांपल बनाते हैं, कौन सा हमें आता नहीं है। वही वाली बात होगी भाई ये तो। चलिए, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि अनसिमेट्रिक में क्या पंगा होगा, आओ देखो भैया। जैसे मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और मैंने इसके अंदर HX डाल दिया, तो मार्कोवनी जी क्या कहते हैं, अगर आपने अंग्रेजी पढ़ी हो, ये कहते हैं कि हाइड्रोजन वहां जाएंगे जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है। अब ये पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटने पे क्या हुआ, यहां पे पाई बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड टूटने पे क्या हो गया, यहां पे H2 थे तो यहां पे तीसरा H भी जाएगा और यहां पे इस वाले के पास ऑब्वियस सी बात है हेलोजन जाके लग जाएगा। तो हाइड्रोजन कहां जा रहे हैं, जहां पे हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा है, और हेलोजन कहां जा रहा है, जहां पे हाइड्रोजन कम है। वो वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका एक और एग्जांपल करा दूं क्या, आ जाओ। जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने मान लो इसके अंदर HCl या HBr डाल दिया, कुछ भी डाल दो, HCl HBr, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अनसिमेट्रिक हुआ तो जहां पे H ज्यादा है वहां पे आपको H जाके मिलेगा, यानी CH3 CH2 CH, और यहां पे आपको क्या जाके मिल जाएगा, Cl, और जहां पे H ज्यादा है, जहां पे H ज्यादा है वहां पे H चला जाएगा। ये कौन से रूल की हम लोग बात कर रहे हैं, ये रूल है हमारे पास मार्कोवनिकॉफ रूल। इसका बिल्कुल उल्टा रूल है हमारे पास एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल कहता है अगर आपके पास अनसिमेट्रिक एल्कीन है और आप HBr के साथ पेरोक्साइड डालते हो, ये एक स्पेशल कंडीशन है। ये कहता है अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन है, अब मान लो मैंने इस अनसिमेट्रिक एल्कीन में HX डाल दिया होता तो क्या होता, जैसा कि आपको पढ़ा है, H यहां जाते हैं बिकॉज यहां पे H ज्यादा है और Br यहां। लेकिन अगर आपने इसके अंदर HBr डाला और HBr के साथ साथ आपको पेरोक्साइड भी डालना होगा, अगर आपने रेडॉक्स पढ़ रखा है तो पेरोक्साइड का बेसिक मतलब तो आप पता ही होगा, जहां पे ऑक्सीजन के पास -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहां पे और वो अलग बात है, हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना लेके बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, वो सब छोड़ो, इस पे ध्यान दो कि एंटी मार्कोवनी जी कहते हैं कि अगर आपने अनसिमेट्रिक एल्कीन लिया, क्या लिया, अनसिमेट्रिक एल्कीन, क्या लिया, अनसिमेट्रिक एल्कीन, और उसके अंदर आपने HBr डाला, साथ में पेरोक्साइड भी डाला, HBr डाला साथ में पेरोक्साइड भी डाला, तो H वहां जाएंगे जहां पे H कम है, मतलब उल्टा हो जाएगा। एंटी से तो समझ ही गए होगे ना। तो यहां पे H है 2, यहां पे H है 1, तो क्या होगा, H वहां जाएंगे जहां पे H कम है, तो यहां पे H कम है तो यहां पे H जाएगा, और ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है Br वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ध्यान रखना, लेकिन इसको होने के लिए दोनों होना बहुत जरूरी है, HBr भी होना बहुत जरूरी है और पेरोक्साइड भी होना बहुत जरूरी है। कोई एक भी नहीं है तो मार्कोवनिकॉफ रूल ही लगेगा। अगर आप HCl के साथ पेरोक्साइड डाल दोगे तो एंटी मार्कोव नहीं लगे, तो भी मार्कोव नहीं लगे, तो पेरोक्साइड वेस्ट हो गया आपका। HBr और पेरोक्साइड ये दोनों होने चाहिए, तब जाके आप एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाओगे। ठीक है जी, चलो इसके बाद चौथी रिएक्शन पे आते हैं, विच इज ऑक्सीडेशन।
अगर मैं एक एल्कीन की ऑक्सीडेशन करवाना चाहता हूं तो मुझे इसके अंदर डालना होगा पानी, और पानी के साथ साथ डालना होगा नेसेंट ऑक्सीजन, यानी कि अकेली अभी अभी बनी हुई ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना होगा KMNO4। KMNO4 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऐसा करने पे ये बॉन्ड टूटेगा, इधर भी OH लग जाएगा, इधर भी OH लग जाएगा। इन्हें हम लोग ग्लाइकॉल कहते हैं या डाइऑल कहते हैं, वो तो आप जानते ही हैं। तो पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीडेशन कराई, इधर OH ऐड हो गया, इधर OH ऐड हो गया, डन है, ऑक्सीडेशन हो गया। अरे बाबा रे बाबा, फिर आता है हमारे पास ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 2 स्लाइड छोड़ी हुई हैं। ढंग से पढ़ेंगे, देखो 15 मिनट तो हमें इस रिएक्शन को ही समझने में लग सकते हैं, तो प्लीज पूरी ईमानदारी से ढंग से पढ़ेंगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के बाद हम लोग चलेंगे पॉलीमराइजेशन की तरफ, इसके बाद हमारी ये प्रॉपर्टीज खत्म, और फिर हम तीसरे लेवल पे चलेंगे जो कि हमारा सेकेंड लास्ट लेवल होगा, विच इज एल्काइंस, और एल्काइंस के बाद चलेंगे बेंजीन पे। चैप्टर को खत्म करेंगे ईमानदारी से पूरे। चलो आओ बात करते हैं ओजोनोलिसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओजोनोलिसिस को अगर हम तोड़ें तो यहां पे हम लोग ओजोन की मदद से लिसिस करने वाले हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं किसी को। बड़ी विचित्र रिएक्शन है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में और एग्जांपल मिला लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अकेले इस रिएक्शन पे, कोई एक रिएक्शन जिसके पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो यही रिएक्शन है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हो आप, ठीक है। इसमें अलग अलग रिएक्शन से इसको समझते हैं, 3-4 पेयर कराऊंगा, जगह काफी लेके आया हूं, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अगर मैं कहता हूं मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 है, तो ये मेरे पास एक एल्कीन है, और अगर मैं इस एल्कीन के अंदर ओजोन डाल देता हूं, ओजोन, तो ओजोन क्या करता है, जहां पे पाई बॉन्ड होता है उसको तो तोड़ता ही तोड़ता है, उसके साथ साथ वो सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ देता है, और इससे क्या होता है, हमें CH3 CH और ये भी टूट गया तो CH CH3 मिल जाता है। अब जैसे ही आपने इसके अंदर ओजोन डाला, क्या डाला, ओजोन, आपका सिग्मा बॉन्ड भी टूट गया, आपका पाई बॉन्ड भी टूट गया, ये दोनों अलग हो गए। तो ओजोन मौका ढूंढ के इनके साथ कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। जो ओजोन है ये मौका ढूंढ के कुछ इस प्रकार जुड़ जाता है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ओजोन मौका ढूंढ के इसके साथ ऐसे जुड़ जाता है। इसके बाद अगर मैं इसके अंदर जिंक मेटल डालता हूं, ये वाला स्टेप ध्यान सुनना, तो जिंक क्या करता है, इस वाले ऑक्सीजन को लेके चला जाता है, और यहां से ये दोनों अलग हो जाते हैं, जिंक इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाता है। ऑब्वियस ये बात है, अगर जिंक ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा तो ZnO का लॉस हो जाएगा, अगर जिंक ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा तो ZnO का लॉस हो जाएगा। लेकिन बदले में क्या बनेगा, यह ध्यान से देखना है। बदले में बनेगा, यहां पे हमारे पास होगा CH3, यहां पे हमारे पास होगा CH, यहां पे ऑक्सीजन अकेला रह गया और कार्बन का एक बॉन्ड भी कम हो गया, तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। इसे पहचानते हो क्या, अरे एक्टिंग मत करो, ये एल्डिहाइड है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय CHO ऐसे लिख सकता हूं, यानी यहां से मुझे मिल जाएगा CH3 CHO, यहां से मुझे मिल जाएगा CH3 CHO, यहां से मुझे मिल जाएगा CH3 CHO, क्या मिल जाएगा, CH3 CHO, है ना। 2 मिनट यार, गला सूख गया, दोबारा से, शाबाश। अब सर इसका क्या होगा, अरे ये पाई बॉन्ड ये टूट गया, यहां से कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, इसने कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ यहां पे भी कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहां पे भी 1-2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, तो यहां पे भी मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं ऐसे, इधर CHO मिलेगा, इधर CH3 मिलेगा, तो CHO को ऐसे लिख सकते हैं ना, और साथ में मुझे CH3, या आसान भाषा में कह लो 2 इथेनॉल मिल जाएंगे, आसान भाषा में कह लो 2 इथेनॉल मिल जाएंगे, आसान भाषा में कह लो 2 इथेनॉल मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि सर ये
इतनी सारी जगह को छोड़िए, इसके अलग अलग केसेस हैं। यहाँ पे अभी मैंने देखो सिमेट्रिक एल्कीन ली है, इमेजिन करो मैं यहाँ पे अनसिमेट्रिक लेता, इसके बजाय एक और कार्बन ले लेता, तो यहाँ पे मुझे 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलता और यहाँ मुझे 3 कार्बन का एल्डिहाइड मिलता, और इससे मुझे कीटोन भी मिल सकते हैं। कैसे आओ देखो, मैं यहाँ पे 2 और 3 रिएक्शन से इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ भी जाओगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ भाई। अब अगर हम बात करें ये रिएक्शन, अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 से कराता हूं और इसमें ओजोन डालता हूं, ओजोन डालने पे क्या होगा, ये दोनों टूट जाएंगे, यहां मुझे मिल जाएगा CH3 CH CH CH2 CH3। मैंने बताया था ओजोन क्या करता है, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को तोड़ देता है और बीच में खुद बैठ जाता है राजा बन के। जिंक डालोगे, जिंक क्या करेगा भैया, ये वाले ऑक्सीजन को ले जाएगा और यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने का मतलब है ZnO का लॉस भी हो जाएगा, ठीक है, ZnO का लॉस हो जाएगा, ठीक है भाई, ZnO का लॉस हो जाएगा। ZnO का लॉस हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा CH3 और यहाँ पे CHO, यानी कि हमें 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा, और यहाँ पे CH3 CH2 CHO, यानी यहाँ पे हमें 3 कार्बन का एल्डिहाइड मिल जाएगा। ZnO का लॉस होगा वो तो अलग बात है। बिल्कुल ऐसे क्या मैं इससे एल्डिहाइड के बजाय कीटोन भी बना सकता हूं, क्या मैं इससे एल्डिहाइड के बजाय कीटोन भी बना सकता हूं, हाँ बना सकते हो, बस ध्यान रखना है जहां भी आप कीटोन बनाना चाहते हो उस तरफ ब्रांचिंग होनी चाहिए। समझदार समझ गया है, यहां से तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा लेकिन यहां से मुझे कीटोन मिल जाएगा क्योंकि इसके अंदर एक और कार्बन लगा होगा। जो नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं हूं ना। यहां पे डालेंगे ओजोन, ओजोन क्या करेगा, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा। क्या करेगा, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा, और दोनों बॉन्ड को तोड़ देगा तो यहां पे वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बैठ जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, ऐसा ही तो रहा था, बस फर्क क्या है कि ब्रांच में कार्बन चल रहा है और यही कीटोन बना के देगा आपको। ब्रांच में एक कार्बन चल रहा है और यही आपको कीटोन बना के देगा। आपने डाला जिंक, जिंक ने यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, अलग रंग से बनाते हैं कंफ्यूज ना हो जाना भैया। जिंक ने यहां से बॉन्ड तोड़ दिया भैया। तोड़ने के बाद क्या होगा, यहां से तो एल्डिहाइड ठोक बजा के आपको पता है, लेकिन यहां ध्यान से देखना आप, अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको कि ये मेरे पास एक कार्बन था CH3, ये मेरे पास बीच वाला कार्बन बनाया मैंने और ये मैंने साइड वाला जान के मैंने सीधा कर दिया। अब कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे रह गए थे, इसने आपस में बनाया डबल बॉन्ड, मुबारक हो कीटोन बन गया। यानी कि ओजोनोलिसिस से आप चाहो तो तोड़ने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी एल्कीन कौन सी है। और एनसीईआरटी में इसके रिवर्स क्वेश्चन ही है, आपको प्रोडक्ट दे रखा है और बोला गया है कि बताओ कौन सी एल्कीन लेंगे। तो 5 दिन पहले मैं एक बार सिलेबस खत्म कर दूं, उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी सलाह देते रहो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं, रात को सच कह रहा हूं, और मैं देखता हूं कि ये नया चैनल आपको कितना फायदा पहुंचा रहा है। सारी तारीफें पढ़ता हूं मैं अपने, मुझे अच्छी लगती है अपनी तारीफ पढ़ना। एंड सेकेंडली मैं ये भी देखता हूं कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं, बट पहले 5 दिन की सीरीज खत्म हो जाए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, पॉलीमराइजेशन पे आते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या है, ये थोड़ा सा नया प्रकार की रिएक्शन है। पॉलीमराइजेशन में हम पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं, इसको मैं यहां समझाता हूं। देखो ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारे पास है इथीन। अगर मैं बहुत सारे इथीन लूं और उनको आपस में जोड़ दूं, उससे बनेगा पॉलीइथीन। आप सब ने नाम सुना हुआ है और पहला शब्द भी यहां पे यही है। तो मैंने क्या किया, n नंबर ऑफ इथीन्स ले लिए, इसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट वगैरह के साथ रिएक्ट कराया। क्या होगा, बहुत सारे इथीन लिए तो इनका पाई बॉन्ड तोड़ा। अब एक CH2 के साथ पाई बॉन्ड तोड़ के इधर से भी CH2 जोड़ दिया, ये एक CH2 है, ये एक CH2 है, ये एक CH2 है, ये एक CH2 है, तो बहुत सारे CH2 को आपस में साथ में जोड़ दिया और ऐसे करके यहां भी जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, ऐसे करके पूरी की पूरी एक चेन बना दी। इस चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीमर कहते हैं, पॉलीमर। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय क्यों ना ऐसे लिख दूं कि CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है और n नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे चेन बना रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं
पॉलीइथीन, जहां पे बहुत सारे इथीन एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीमराइज होते हैं। डन है क्या? बहुत सारे इथीन एक दूसरे के साथ जुड़ के पॉलीमराइज होते हैं। ठीक है क्या? डन है क्या? चलो आओ। अरे वाह भाई वाह, जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एल्कीन्स के बाद एल्काइंस, जो कि सेकंड लास्ट है। अब बहुत ज्यादा मेजर हिस्सा नहीं बचा है। आपको तो पता भी होगा टाइम अच्छा प्रीमियर चल रहा है क्या? प्रीमियर चल रहा है तो अलग बात है, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो इस प्रीमियर मतलब शुरू में ही देख रहे हो तो समझ में आता है, रिकॉर्ड देख रहे हो तो आपको तो पता है कितना हिस्सा रह गया, बहुत कम हिस्सा रह गया अब इस चैप्टर का, क्योंकि आगे वाले हिस्से बहुत आसान है। डन? मैं चाहूंगा वीडियो को पॉज करो प्लीज यार, ये पिछला सारा एक बार लिख लो या रिवाइज कर लो, तभी हम आगे चलेंगे एल्काइंस पे। डन है? चलिए भाई डन है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एल्काइंस के बारे में। अगर आपने पिछली सारी पढ़ाई कर ली है तो अब बड़ी अच्छी बात कह लो बुरी बात कह लो कि एल्काइंस बनाने के पूरी एनसीईआरटी में यानी हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेथड दिए गए हैं, है ना? बहुत अच्छा है सेकंड वाला मेथड, और जो फर्स्ट वाला मेथड है जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है, यूजिंग कैल्शियम कार्बाइड। इसमें बड़ी फनी बात यह है कि कैल्शियम कार्बाइड से बनाने का जो तरीका दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इथाइन को ही बनाने का तरीका दिया गया है, और कोई एल्काइन बनाने का तरीका और कोई एल्काइन नहीं बना सकते आप इसे। चलो आप शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं अगर मुझे इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि बड़े स्केल पे अगर मुझे इथाइन गैस बनानी है तो हम उसको बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को हीट किया जाता है क्विक लाइम विद कोक, यानी कि ये देखो हमारे पास क्विक लाइम है। क्विक लाइम को अगर मैं कोक यानी कार्बन के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे कैल्शियम कार्बाइड मिल जाएगा, लेकिन इथाइन गैस कहां मिली? अरे अगला स्टेप लिख रहा हूं मैं। अब अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ रिएक्ट कराता हूं तो मुझे C2H2 यानी कि इथाइन गैस मिल जाती है। इथाइन को आपको सबको पता होगा एसिटाइलिन भी कहते हैं। तो ये गैस हमारे पास आ जाती है, और ये इथाइन गैस जो होती है ये एक एल्काइन है। अच्छी बात कह लो बुरी बात कह लो, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड आप सिर्फ और सिर्फ इथाइन ही बना सकते हो ओनली। हमने अभी जो जैसे कि वुड्स रिएक्शन में आप इवन नंबर के ही भले ही बट बहुत सारे एल्केन बना सकते थे, या अभी तक जितने भी प्रोसेस पड़े एल्केन और एल्कीन को बनाने के, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही आप एल्केन या सिर्फ एक ही एल्कीन आप बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ इथाइन बना सकते हो। ठीक है ना? और सेकेंड तरीका आता है विसिनल डाइहैलाइड से। विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है? विसिनल डाइहैलाइड तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि विसिनल डाइहैलाइड से हम एल्काइन कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं यहां से Cl और H हटाना चाहता हूं, मान लो मैं यहां से दोनों Cl हटा दूं और एक एक H हटा दूं तो एल्काइन बन जाएगा। तो पहला H और Cl हटाने के लिए हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH। पहला H और Cl हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH, जिससे यहां से Cl गया यहां से H चला गया। ऐसा करने पे क्या होगा? यहां से Cl गया तो यहां तो CH2 रह गया, और यहां से H गया तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब आप कहोगे सर एक और हटा दो, यहां से Cl चला जाएगा, यहां से H, यहां से Cl, यहां से H, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। यही तो चाहते हो? हाँ, लेकिन किक वाली बात यह है कि पहला HCl हटाने के लिए, H और Cl हटाने के लिए एल्कोहलिक KOH चलता है, लेकिन दूसरा H और Cl हटाने के लिए आपको NaNH2 डालना पड़ेगा। दूसरा वाला हटाने के लिए आपको डालना पड़ेगा NaNH2। दूसरा वाला हटाने के लिए आपको डालना होगा NaNH2। यस, NaNH2, यस, NaNH2। अब NaNH2 क्या करता है? Na ले जाता है Cl को, NH2 ले जाता है H को यहां पे, यानी पहला एलिमिनेशन कराने के लिए जो हमने पहले भी कराया आज, एल्कोहलिक KOH चलेगा, लेकिन दूसरा एलिमिनेशन कराने के लिए आपको NaNH2 डालना होगा। दूसरा एलिमिनेशन में Na ले जाएगा Cl को और NH2 ले जाएगा H को, NH3 का लॉस, NaCl का लॉस, एल्काइन मिल जाएगा। तो यहां पे 2 बार बेसिकली आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी होगी। डन है क्या? चलिए, बस मैंने कहा था 2 ही तरीके से बनाना है, खत्म हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल। अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं एल्केन और एल्कीन्स जैसी। पहला पॉइंट लिखा भी भाई देखो, ये सेम ट्रेंड फॉलो करता है जैसे एल्कीन और एल्केन ने किया था। पहले 3 मेंबर अगेन गैस हैं, फिर 8 लिक्विड्स हैं, और फिर आगे सॉलिड्स हैं। वंडर वॉल फोर्स बढ़ रही है। सारे के सारे एल्काइन कलरलेस हैं, लेकिन जो इथाइन है
उसके पास एक पर्टिकुलर स्मेल है और बाकी सारे मेंबर जो हैं उनके पास कोई स्मेल नहीं है। ये बहुत वीकली पोलर होते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर, ये पानी से हल्के हैं लेकिन पानी में घुलते नहीं है, इसलिए पानी के ऊपर तैरते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में सॉल्युबल हो जाते हैं। अगेन इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है जब इनका मोलर मास इंक्रीज होता है। रीजन सेम है, साइज और मास के बढ़ने से वंडर वॉल फोर्सेस बढ़ती हैं। डन। आ जाए इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज पे, तो आंसर है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर की। एसिडिक कैरेक्टर, यस। क्या सर हाइड्रोकार्बन एसिडिक होते हैं? नहीं होते हैं। एल्केन और एल्कीन तो बिल्कुल भी नहीं होते। नाक मतलब देखो, आप सबको पता है दुनिया में हर एक सब्सटेंस के पास कुछ एसिडिक और कुछ बेसिक बिहेवियर तो होता है, लेकिन वो फील हो, महसूस हो, कहीं तो दिखे, तो वो वाली बात पे हम किसी को एसिड या बेस बनाते हैं। तो एल्केन और एल्कीन में अभी तक आपने एसिडिक कैरेक्टर की बात नहीं की। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, तो एल्कीन और एल्काइन एसिडिक है ही नहीं, बट फिर भी कंपेयर करना है तो एल्काइंस जो हैं वो एसिडिक होते हैं। उनसे बहुत अंधों में काड़ा राजा वाली बात है बेटा। एल्कीन जो है वो है ही नहीं एसिडिक, ना के बराबर, और उसके बुरा हाल है एल्केन के। लेकिन एल्काइन जो है वो इतनी एसिडिक तो है कि वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करती है। कैसे करती है एल्काइन अपना एसिडिक कैरेक्टर शो? अगर मैं यहां पे एक एल्काइन लेता हूं और अगर मैं इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो Na यहां से H को लेके निकल जाएगा। Na यहां से H को लेके निकल जाएगा। Na यहां से H को लेके निकल Na यहां से H को लेके निकल जाएगा। मैंने गलत लाइन बोली। Na यहां से H को हटा देगा, करेक्ट लाइन। Na यहां से H को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं, तो यहां पे 2 Na, यहां पे 2, तो 2 Na आए, 2 H को हटाया, 2 ये बनाए, और एज अ रिजल्ट 2 H का लॉस हुआ और हाइड्रोजन गैस निकल गई। सर लेकिन इससे एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो होता है एल्काइंस का? अरे क्या सोडियम एक मेटल है? और क्या मेटल ने सॉल्ट बनाया प्लस और माइनस, और क्या बदले में हाइड्रोजन गैस निकली? ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये एसिड करता है। या आप कह लो इसने H प्लस को रिलीज किया, Na आया, इसने H को भगाया, H प्लस का लॉस हुआ। तो बेसिकली जो एल्काइंस हैं वो एक और रिएक्शन समझा रहा हूं, लेकिन वो सोडियम के साथ अपना एसिडिक कैरेक्टर शो कर रही हैं, हल्का एसिडिक बिहेवियर दे रही हैं। ऑल्दो ये लिटमस पे या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे कोई चेंज लेके नहीं आता, तो आप वो एक्सपेक्ट मत करना। बट हाँ, अगर मैं यहां पे आपको दूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर मैं इसके अंदर सोडियम डालता हूं, अगर मैं इसके अंदर सोडियम डालता हूं तो क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे माइनस और Na प्लस बन जाएगा, माइनस और Na प्लस, और साथ में अगेन H2 का लॉस हो जाएगा। तो कौन हुआ भैया ये? कौन हुआ भैया ये हुआ हमारे पास एसिडिक बिहेवियर। डन। आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ H2। मैं इनको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं यार, ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं यार, देखो यार, फिर ये बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और फिर मैं दोबारा हाइड्रोजन ऐड कर देता हूं तो दोबारा से वही होगा, एक और H ऐड हो जाएगा। लिख के ले आओ ताकि ये मत समझना कि रिएक्शन नहीं है, बट लिख दिया बस, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन वही होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक हेलोजन ऐड हो जाएगा। आप दोबारा डालोगे तो एक और पाई बॉन्ड टूटेगा, एक एक और हेलोजन ऐड हो जाएगा। डन हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स यानी कि HX डालोगे, HX पाई बॉन्ड टूटेगा, मार्कोवनी एंटी मार्कोवनी का ध्यान रखना। अगर पैरोक्साइड और HBr नहीं है तो मार्कोवनी को ऑफ लगाते रहना, जहां पे H ज्यादा है वहीं पे H जाएंगे, सिमेट्रिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे H एक पे Br, फिर पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे H एक पे Br, वो चलता रहेगा। एडिशन ऑफ वाटर, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे H एक पे OH, पानी में H और OH होता है, HBr में H होता है और Br होता है, H2O में H होता है और OH होता है। पाई बॉन्ड टूटेगा, एक में H एक पे OH, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक में H एक में OH। अब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा और अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमेरिज्म करके, ठीक है ना। ये एडिशन वाले रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां आते हैं भैया, आ जाओ।
अब यहां बात करते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन और साइक्लिक। मैंने आपको क्या कहा था, इस चैप्टर में दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जहां पे हम लोग एल्काइन या फिर एल्केन से बेंजीन बनाते हैं। एल्केन से तो बेंजीन बना चुके हैं, तो अगले पेज पे एल्काइन से बेंजीन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले लीनियर पॉलीमराइजेशन, क्या अभी हमने पॉलीइथीन बनाया था, अब हम पॉलीइथाइन बनाएंगे। कैसे, देखो हमारे पास इथाइन है, इसके N है। मैंने क्या कहा था, अच्छा यहां पे वही है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कैटलिस्ट, पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ फिर एक फिर एक फिर एक, और ऐसे करके इधर भी एक एक एक, ऐसे करके इसके n नंबर ऑफ, ऐसे करके इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साथ साथ लग जाएंगे। बहुत सारे इथीन जब लगे थे तो पॉलीइथीन था, बहुत सारे इथाइन जब एक दूसरे के साथ लगेंगे तो पॉलीइथाइन बन जाएगा। डन है भैया? पानी समाप्त हो गया। अब ये रिएक्शन यहां से नहीं, मैं यहां समझाऊंगा, ये समझ में नहीं आती है, यहां से बहुत प्यारी, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन यहां से समझ में नहीं आती। आ जाओ, ये मेरे पास है कौन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड। देखो चलो ऐसा करते हैं, इस रिएक्शन को पहले मैं समझाता हूं, और मुझे पूरी गारंटी है अगर आप ये रिएक्शन पहली बार पढ़ रहे हो और मैं अगर ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। देखो कैसे, अगर मैं इथाइन के 3 मोल्स लेता हूं, अगर मैं इथाइन के 3 मोल्स लेता हूं और उसके अंदर मैं डालता हूं रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन का मतलब हो गया बहुत ज्यादा गर्म करके आयरन। कितना गर्म, 800-900 के बीच में, एग्जैक्टली बात करूं तो 873 के आसपास केल्विन में टेम्परेचर। अगर मैं ऐसा करता हूं तो इथाइन से, 3 इथाइन से हमें बेंजीन मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि यार ये कैसे हो गया, 3 इथाइन से बेंजीन कैसे मिल गया? यही तो बात है। तो एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन को इतने प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि आप समझते हो। इन्होंने क्या कहा है, 3 इथाइन लेने ना, तो ऐसे लिखो कि ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक इथाइन हो गया, ये इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक इथाइन है, और ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एक इथाइन है। इथाइन है, इथाइन है, इथाइन है, इथाइन है। अच्छा, अब सुनो, यहां से एक पाई बॉन्ड टूटा। अच्छा एक सेकेंड में आता हूं भाई, रुको रुको रुको, एक ऊपर से मैम की ना क्लास चल रही है। प्रांशु भाई ऊपर ना मैम को पानी दे, उनकी आवाज आई है। हाँ तो यार सॉरी, हाँ उनकी भी ऊपर लाइव क्लास चल रही है, 2 स्टूडियोज है ना ऊपर नीचे, मैंने तो आवाज सुन लिया। देख रहे हो, बीबी की आवाज सुन लेता है इंसान। ऑफिस में 4-5 लोग और काम कर रहे हैं, किसी ने नहीं सुना, मुझसे ज्यादा भार है, मैंने सुन लिया। ये है भाई प्यार। चलो रोमांटिक नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही है। इथाइन इथाइन इथाइन, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा सिग्मा बनाएगा, इनमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा सिग्मा बनाएगा, इनमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा सिग्मा बनाएगा। अगर ऐसा हुआ, अगर इन्होंने यहां से पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड सिग्मा बनाया तो क्या होगा, तो ये होगा कि भैया यहां रह जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे इनके बीच में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहां रह जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे बन जाएगा इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, है ना, और यहां रह जाएगा डबल बॉन्ड और यहां पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। मुबारक हो, अरे मुबारक हो, बेंजीन बन गया। बहुत प्यारी रिएक्शन, बहुत प्यारी रिएक्शन। डन है क्या, डन है क्या? चलो भैया, तो यहां पे हमारे पास खत्म हो जाता है कौन, एल्काइन। ईमानदारी ओपी, कमेंट सेक्शन ईमानदारी ओपी। ईमानदारी से अभी तक जितनी पढ़ाई करा दी है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद हम आगे चलेंगे बेंजीन की तरफ। बेंजीन की पढ़ाई काफी आसान है, थोड़ी सी यहां पे आपको पढ़ाई कौन सी भी लगानी होगी, ऑर्गेनिक की पढ़ाई भी लगानी होगी। और यहां पे मैं आपको हक्कल्स रूल भी पढ़ाने वाला हूं, जो मैंने कहा था कि वहां आपको मैंने कहा था ऑर्गेनिक में कि कैसे पता लगाते हैं कोई एरोमेटिक है, उसके लिए हक्कल्स रूल भी आपको यहां पढ़ाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इतना रिवाइज कर लेना, ठीक है? बड़े आगे बढ़े, चलो भाई बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की। बेंजीन को कैसे बनाया जाता है,
तो अरे ये तो वही है, कॉपी पेस्ट है ना। तो बेंजीन को पहला तरीका तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन ही है, यानी इथाइन की पॉलीमराइजेशन। तो बेंजीन को बनाने का पहला तरीका तो हम आता ही है। अच्छा, दूसरा तरीका हमें पता ही है, मैं वहां पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन ऑल्सो हम लोगों ने आज ही हेक्सेन से, ऑल्सो हमने आज ही हेक्सेन से भी बेंजीन बनाया है, जो कि पीछे पन्नों में है। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक तरीका है कि आपने आज एक रिएक्शन पढ़ी थी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या करें, या डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लिया, यानी बेंजीन के ऊपर COO -Na+ ले लिया, और यहाँ पे करवा दी डीकार्बोक्सिलेशन। क्या पढ़ाया था डीकार्बोक्सिलेशन में, दो प्रकार का डीकार्बोक्सिलेशन था, कॉल्ब्स, उसमें तो कपलिंग हुई थी, तो वो नहीं कराना। नॉर्मल डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डाला, यहां से किसका लॉस हो गया, सोडा लाइम डाला, यहां से किसका लॉस हो गया, सोडा लाइम डालने पे लॉस हो गया हमारे पास किसका बेटा, ऊपर अभी मैम की क्लास चल रही है ना, बॉट्स आ गए हैं उसमें भाई कल मैं लाइव गया, मेरी क्लास में कोई बॉट्स नहीं आए। मैं सुबह लाइव जा रहा हूँ, मेरी क्लास में बॉट्स नहीं आ रहे, मैं शाम को जा रहा हूँ, मेरी में बॉट्स नहीं आ रहे। क्या बॉट्स मुझसे डर गए हैं, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता, रोबोट्स भी मुझसे प्यार नहीं करते क्या चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये तो। चलो खैर, कार्बोक्सिलिक का लॉस हुआ, कार्बोक्सिलिक का लॉस हुआ, तो भैया यहां से COO निकल गया, ये H याद करो, यहां जाके लग जाएगा और बेंजीन बन जाएगा। ठीक है जी, एक और बहुत प्यारा तरीका है, और वो है जिंक डस्ट। आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल तो याद है, बेंजीन के ऊपर OH, आप उसके अंदर डाल दोगे जिंक, जिंक क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, ये H लग जाएगा, यहाँ बेंजीन फॉर्म कर देगा। देखो जिंक जो है इस ऑक्सीजन को लेके निकल गया, ZnO का लॉस हो गया, ये जो H यहाँ बचा था वो यहाँ लग जाएगा, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजीन का। कितना सिंपल है बेंजीन को बनाना, 3 तरीके से हमने बेंजीन को बनाया, एक्चुअली में 4 तरीके से बनाया, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपको डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, और आपको फिनॉल के अंदर जिंक डस्ट डालना है। आ जाओ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, फिर चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एरोमेटिक कौन है आपको मैं बता रहा हूं, कहां बताऊंगा, यहां बता दूंगा। चलो ठीक है, उससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि बेंजीन वाले, ये नॉन पोलर होते हैं, यानी कि इनके पास कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये कलरलेस लिक्विड्स हैं, और अगर ये सॉलिड्स हैं भी तो इनके पास एक अरोमा है, एक खुशबू है, इसलिए इनका नाम पड़ा एरोमेटिक, है ना। जैसे कि आप लोग जानते हो नेफ्थलीन बॉल्स को, जो कि टॉयलेट वगैरह में डलती है, इनकी एक सर्टेन खुशबू होती है जो कि भगा देती है कीड़े मकोड़ों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कपड़ों में भी डाल के रखते हैं इनको, कपड़ों इसकी खुशबू से हमें तो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है कभी कभार, लेकिन इनकी खुशबू से कीड़े मकोड़े भागते हैं, तो ये मॉथ रिपेलेंट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इमिसिबल है पानी में घुलते ही नहीं है, लेकिन ये दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ये जब जलते हैं तो सूती फ्लेम बनाते हैं, यानी बर्तन काले होते होंगे, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है तो बर्तन तो काले करेगा ही करेगा, कॉमन सेंस की बात है। डन हो गया, डन हो गया। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज पे आने से पहले मैं, या लास्ट में करते हैं ना, लास्ट में करते हैं, हक्कल्स रूल को लास्ट में करते हैं, ठीक है। चलो पहले केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब यहां पे कुछ लगातार केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाली हैं, जैसे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसके बाद एडिशन वगैरह। अच्छा, इस चैप्टर में ना कुछ मैकेनिज्म भी हैं। अगेन मैकेनिज्म तभी होते हैं जब आप रिएक्शंस याद कर चुके होते हो। तो जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवा रहा हूँ, जब हम डे 5 खत्म कर लेंगे, उसके बाद जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, अब लाइव आना है कि नहीं आना है वो आपके हाथ में, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा तो उस केस में मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, NO2 ग्रुप ऐड करने वाले हैं। नाइट्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, NO2 ग्रुप ऐड करने वाले हैं। ये बेंजीन है, इसके अंदर आपको डालना है कंसंट्रेटेड HNO3, साथ में H2SO4 डालना है। तो HNO3 में से जो OH है वो अलग हो गया और NO2 अलग हो गया, समझ रहे हो। HNO3 को मैं ऐसे लिख दूं, OH और NO2, इसको जोड़ के HNO3 तो बनता है। तो यहां से किसी भी एक जगह से, मान लो यहां से H चला जाएगा और यहां से OH, किसका लॉस हो जाएगा, H2O का। अब यहां से चला गया H, यहां से चला गया OH, क्या बचा,
क्या बचा, NO2 बचा, NO2 लग जाएगा यहां जाके। तो NO2 ग्रुप का लगना इसको कहा जाता है नाइट्रेशन। क्या कहा जाता है, नाइट्रेशन। हेलोजिनेशन में हम हेलोजन ऐड करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 भी यहां पे आप डाल सकते हो, कहीं ना कहीं ऊपर लिखा होगा। हाँ, AlCl3, FeCl3, FeBr3 ये सब आप डाल सकते हो। अगेन ये बेंजीन है, आपने इसमें क्या डाला, Cl2, यहां पे एक H होता है, H गया, यहां से एक H, यहां से एक H, यहां से एक Cl, HCl का लॉस, Cl लग गया ठा करके यहां पे, और क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। डन है, डन है, डन है। इसके बाद आता है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम क्या ऐड करते हैं, SO3H, जानते हो इसको, सल्फोनिक एसिड को जानते हो ना, ये ऐड करते हैं। कैसे मिलेगा, हम इसमें डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी अगेन H2SO4 को ऐसे लिख दूं, जैसे मैंने अभी नाइट्रिक एसिड को लिखा था, H2SO4 को मैं लिख रहा हूं OH, साथ में SO3H, OH साथ में SO3H। अब फिर से वही, यहां से जाने वाला H, यहां से जाने वाला H, और H ले जाएगा OH को, H ले गया OH को, किसका लॉस हो गया, H2O का, बचा कौन, SO3H। SO3H जाके लग गया बेंजीन के ऊपर, बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। समझ गए बेटा, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, डन। इसके बाद आता है फ्रिडल क्राफ्ट जी की दो रिएक्शंस, ये नेम रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट जी की एल्काइलेशन, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप ऐड किया, सल्फोनेशन में SO3H ऐड किया, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं। एल्काइल ग्रुप बोले तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं CH3। कैसे करते हैं, हम डालते हैं CH3Cl, अगेन वही देखो सब कुछ कॉमन है, यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा Cl, HCl का लॉस, CH3 जाके लग गया एथे, एथे। समझ गए, सिंपल है यार। और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के साथ साथ आता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम असाइल ग्रुप ऑर्गेनिक में पढ़ा था, असाइल ग्रुप ऐड करते हैं। फिर वही बात, यहां से जाता है H, यहां से जाता है Cl, HCl का लॉस होता है, ये भाई सब जाके इस पर जुड़ जाते हैं, COCH3 यानी कि कीटोन बना देते हैं, कीटोन बना देते हैं, कीटोन बना देते हैं। डन है, चलो आओ। अब अगर आप, अभी हमने पीछे क्या किया था, बेंजीन के अंदर Cl2 डाला था लेकिन नॉर्मल अमाउंट में। अगर मैं बेंजीन के अंदर Cl2 बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दूं, बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दूं, तो हर एक कार्बन से H हट के Cl लग जाएगा। यह तब होगा जब हम लोग इसको Cl2 को एक्सेस अमाउंट में डालेंगे। अगर मैंने Cl2 को एक्सेस अमाउंट में यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया, तो हर एक कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और उसके बदले में जाके लग जाएगा, कौन लग जाएगा, कौन लग जाएगा, Cl लग जाएगा। हर एक कार्बन से H हटेगा, Cl लग जाएगा, और हमें कौन मिल जाएगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन। बेटा हक्कल्स रूल इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे लास्ट में करा रहा हूं, हिम्मत रखना। अच्छा, अभी हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था। अगर नोटिस किया हो तो हम किसी H को हटा रहे हैं और बदले में Cl को लगा रहे हैं। यहां पे हम एडिशन करने वाले हैं, यहां पे हम एडिशन करने वाले हैं। एडिशन का मतलब है हम पाई बॉन्ड तोड़ के Cl डालने वाले हैं। यहां पे क्या हुआ था, H हट रहा था, Cl लग रहा था, तो HCl का लॉस हो रहा था। लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एडिशन करना चाह रहे हैं। एडिशन मतलब ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां पे Cl, ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां पे Cl, ये पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, यहां पे Cl लग जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अल्ट्रा वायलेट रेज और 500 केल्विन टेम्परेचर देना होगा, एक बदलाव करना होगा। ऐसा करने पे सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और बदले में लग जाएंगे हेलोजन्स, बदले में लग जाएंगे हेलोजन्स। समझ गए क्या, डन है। एंड अगेन मेरे हिसाब से 2 रिएक्शंस और हैं, इसके बाद खत्म हो जाएगा, है ना। अरे नहीं, मैकेनिज्म आज नहीं, मैंने आपको कहा आपके स्कूल में अगर मैकेनिज्म कराया होगा तो मुझे बता देना, पीपीटी से मैं हटा रहा हूं, नहीं बता के देना, मैं कराऊंगा ये आपको 101% मैकेनिज्म मैं आपको कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और अभी मैं आपको हक्कल्स रूल भी करा रहा हूं, लेकिन पहले आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म करेंगे, रिएक्शंस याद होनी चाहिए, चलो आप। लेकिन उसके लिए पहले हमारे पास कौन आया, बेंजीन। बेंजीन के अंदर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करवाता हूं तो H हट के कुछ लग रहा है, लेकिन एडिशन में क्या हो रहा है, मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ रहा हूं और हर जगह Cl लगा रहा हूं। जैसे मैंने Cl लगाए हैं ऐसे मैं H भी लगा सकता हूं। H लगेगा तो इधर भी H लगा हुआ है, अब वो तो दिखा नहीं रहे ना, जैसे Cl लगा हुआ था इधर भी H लगा हुआ है
और बेंजीन से बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन से बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन से बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंबंशन ऑफ बेंजीन। अगर मैं बेंजीन को जलाता हूं तो क्या होगा, अगर मैं बेंजीन को जलाता हूं तो क्या होगा, बेंजीन जलने के बाद अगेन वही बनाएगा CO2 और H2O, बताया था अभी। फ्लेम का रंग बदल सकता है, येलो हो गई है, हीट ज्यादा कम हो सकती है, बनेगा वही। कंबंशन किसी भी हाइड्रोकार्बन की कर लो यार, किसी भी, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। डन। यार देखो ये ऑर्गेनिक है भैया, ये ऑर्गेनिक है, थोड़ी सी बोरिंग तो रहती है, आपको पता है, ये ऑर्गेनिक है, थोड़ी सी बोरिंग तो रहती है। यहीं पे अगर मैं आपको भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सम बेसिक कंसेप्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ओए होए क्या बढ़िया चैप्टर है, डे में आप समझोगे धीरे धीरे, बट ठीक है, आओ चलो आओ चलो आओ, ठीक है। तो यहां पे हम लोग आओ अब करते हैं हक्कल्स रूल और करते हैं इस चैप्टर को हम लोग समाप्त। डन है। अब हक्कल्स रूल क्या है, आओ यहां पढ़ लें क्या। हक्कल्स रूल के ऊपर एक सवाल पक्का आ रहा है आपके एग्जाम में, हक्कल्स रूल के ऊपर आपके एग्जाम में एक सवाल पक्का आ रहा है भैया, हक्कल्स रूल, हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या कहता है, पहली बात तो ये रूल हमारी मदद करता है ये बताने के लिए कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है ना। एनी कंपाउंड, एनी साइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक व्हेन, जब वो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब होगा जब वो दो शर्तें फॉलो कर रहा हो। पहला, व्हेन ईच कार्बन इज sp2 hybridized, when each carbon is sp2 hybridized, जब हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे शेप प्लेनर होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी कि पूरा का पूरा कंपाउंड प्लेनर हो। अगर हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो अब वैसे बात है कंपाउंड प्लेनर हो गया। सेकंड, अगर पहली शर्त फॉलो हो जाती है तो दूसरे पे आना है, अगर पहली शर्त ही फॉलो नहीं हुई तो ऑब्वियस बात है दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए 2n+1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होने चाहिए 2n+1, वेयर n है नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होने चाहिए, 2n+1, जहां पे n का मतलब है नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, अरे टेंशन मत लो, आओ 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल सब समझ जाओगे। जैसे ये हमारे पास, हमें चेक करना है ये एरोमेटिक है कि नहीं है। हर एक कार्बन देखो, क्या उसने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कब होता है, जब उसने डबल बॉन्ड बनाया हो। क्या इससे, या क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, हाँ पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, इस ये भी sp2 है, पाई बनाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, इसने भी पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने भी बनाया हुआ है, इसने भी बनाया हुआ है, इस तो हर एक कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो पहली कंडीशन तो फॉलो होगी, बिकॉज अगर डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो दूसरी पे जाना है। इसके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2n+1 होने चाहिए। n क्या, नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग है यहाँ पे, एक है, n की जगह 1 डालो तो 2+1 3 हो गया। अच्छा, कई किताबों में ऐसा लिखा होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इतने होने चाहिए, या कई किताबों में लिखा होता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 होने चाहिए। बात तो एक ही है, जितने पाई बॉन्ड होंगे उसके डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बात एक ही है। अब एक रिंग में कितने पाई बॉन्ड होने चाहिए, 3 पाई बॉन्ड, 3 है, सही है, यानी ये एरोमेटिक है। अच्छा हो, नेफ्थलीन पे चलते हैं, क्या ये एरोमेटिक है आपके हिसाब से। पहले देखो क्या सबने पाई बॉन्ड बना रखे हैं, अरे बोलो हाँ, पाई बॉन्ड, पाई देखो सब ने पाई बॉन्ड बनाए हुए, हर एक कार्बन ने, पाई से मेरा कहने का मतलब डबल बॉन्ड बनाए हुए, तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखो, हर एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब पाई बॉन्ड गिनते हैं, कितने रिंग है यहाँ पे, 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 पाई बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 5, यानी ये एरोमेटिक है। लेकिन
क्या ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है? ध्यान से देख के बताओ। ये तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं है एरोमेटिक? क्योंकि इसमें इस वाले कार्बन ने कोई डबल बॉन्ड नहीं बना रखा, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक है ही नहीं। पहली कंडीशन ही गलत हो जाती है। अच्छा, अगली कंडीशन, अगले कंडीशन पर जाना ही नहीं है, इसकी बात करते आ जाओ। क्या ये एरोमेटिक है? पहली कंडीशन, क्या इसमें सब ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है? हाँ, इसने 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 सब ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। यस, बनाया हुआ है, कोई दो राहे नहीं है, सब ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन क्या सेकेंड कंडीशन फॉलो हो रही है? रिंग एक है तो 2+1 टोटल 3 रिंग हो जाती है। ओ, टोटल 3 पाए बॉन्ड होने चाहिए एक रिंग में। 2n+1 टोटल 3 पाए बॉन्ड होने चाहिए एक रिंग में। लेकिन कितने पाए बॉन्ड हैं यहाँ पे? 2। तो इसका मतलब है ये भी एरोमेटिक नहीं है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एरोमेटिक है या नहीं। ओ माय गॉड, मुबारक हो बच्चों, हमने वन शॉट में आज हाइड्रोकार्बन को भी खत्म किया है। आई होप आपको इस चैप्टर को वन शॉट में खत्म करने का एक अलग ही आनंद आया हो और अच्छा लगा हो ये वन शॉट आपको। सेशन पे लाइक तो बनता है, प्यारा सा एक कमेंट बनता है, और डे 3 के लिए तैयार रहना, मजा आने वाला है। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, फॉलो कर लो और लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर दो। मिलते हैं अगले ऐसे खतरनाक सेशन में। प्लीज रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म करने के बाद इन सारी रिएक्शन को लिख लेना, अगर टाइम है तो। नहीं है तो थोड़ा कुछ जो भी आपको करना है करो, उसके बाद रिएक्शंस पे आ जाना। प्लीज 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 प्लीज। मिलते हैं। थैंक यू सो मच। माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू।